नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारतीय राज्य व्यवस्था की श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले वीडियोज में मूल अधिकारों तक मैंने कंप्लीट कर दिया था, उसको आप देख लेंगे। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छे से इसको हम आराम से एकदम चर्चा करेंगे कि ये कहाँ पे है। ये भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक है, ठीक है ना। अब देखिए, एक बार सारे भाग को याद करें जो हमने 4 पढ़ाया है। पहले भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ एवं राज्य क्षेत्र, भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता, अनुच्छेद 3 भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार फंडामेंटल राइट, और अनुच्छेद भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक तो पढ़ेंगे, एक एक करके सभी पढ़ेंगे बढ़िया से। पहले हम इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें डाल लेते, ठीक है ना। तो जब मैंने आपको बताया था ये किस देश से लिया गया है, ठीक है, पहले तो ये देखिए, मैंने जब आपको बताया था कि कहाँ से हमने कौन से प्रावधान लिए हैं, तो मैंने बताया था आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व हमने लिए हैं कहाँ से, आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, ठीक है ना। ये पॉइंट पहले एकदम से पता होना चाहिए। कहाँ से लिया हमने, आयरलैंड के संविधान से। उसके बाद फिर ये आता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का महत्व क्या है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का ये प्रश्न भी आता है। इसका महत्व कल्याणकारी राज्य की स्थापना। अभी कल्याणकारी राज्य क्या होता है, मतलब वेलफेयर स्टेट, ठीक है ना। थोड़ा सा हम इस शब्द को समझ लेते हैं, क्या होता है कल्याणकारी। कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है कि जो सरकार नीतियां बनाएगी वो जनता के हितों के लिए बनाएगी, जनता के हितों के लिए नीतियां, चाहे तो स्वास्थ्य को लेकर के हो, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ठीक है ना। मतलब कि जो सरकार नीतियां बनाएगी उसका मेन केवल और केवल एक उद्देश्य होगा, जनहित में काम करना, लोगों की अधिकतम भलाई करना। लोकतंत्र की जो मेन बात है ना, वो इसी पर निर्भर करता है कि लोकतंत्र में अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, ठीक है ना। अधिकतम सुख का समझे यहाँ पे हित से समझ सकते हैं, अधिकतम हित, ठीक है ना। कि सरकार, अब देखिए लोकतंत्र में क्या होता है, हमने जब सभी लोगों ने, जनता ने वोट किया और एक हमने सरकार की स्थापना की, अप्रत्यक्ष रूप से वो हम पर शासन कर रहे हैं। शासन करने का मतलब ये नहीं कि वो हम पे अपने एक तरीके से वो जो मनाए कर लेंगे, नहीं। वो जो भी काम करेंगे, जो भी नीतियां बनाएंगे, वो जनता के हितों के लिए बनाएंगे, तभी एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सकती थी। और ये हितों के लिए क्या करेंगे, ये दिया गया है कि भाई कल्याणकारी राज्य के लिए क्या होना चाहिए। तो जिससे हमको नीति निष्ठा, तो जब हम पढ़ लेंगे तब हमको समझ में आ जाएगी, अच्छा ये मतलब था कि पंचायतों का गठन होना चाहिए, रोजगार का अवसर होना चाहिए, उसके साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा के लिए योजनाएं चलनी चाहिए, पर्यावरण संरक्षण होना चाहिए। तो जो कल्याणकारी चीजें होती हैं जिसमें कि लोगों का हित सीधे जुड़ा होता है, उस तरह की जब नीतियां सरकार बनाए तभी कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सकती है। तो अभी मैं एक आपको डॉटेड जोड़ रहा हूँ, उसके बाद सारा जब मैं एक एक करके जोड़ूँ। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना, मतलब कि लोगों के हितों के अनुरूप सरकार हो। देखिए, हम लोग सरकार 5 साल के लिए चुनते हैं, अगर सरकार हमारे हितों में काम कर रही है तो ठीक है, नहीं कर रही तो हम 5 साल के बाद बदल सकते हैं। इसके विपरीत थोड़ा ब्रिटिश में जाओ, ब्रिटिश में क्या था, पुलिस स्टेट था। अपने डर के, अपने दबाव पे, डंडे के दम पे वो चाहते तो जितना चाहे तो टैक्स ले लेते थे, जितना चाहे तो मालगाड़ी सिस्टम, मतलब बस जनता का शोषण होता था उसमें, और कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में
जनता के हितों को सर्वोपरि रखा जाता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कल्याणकारी राज्य है तो यहाँ आपको सजा नहीं दी जाएगी, यहाँ आपको छूट दी, नहीं। मैंने आपको मूल अधिकार जब बताए थे, लेकिन जो प्रथम प्राथमिकता होगी वो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा होगी। अधिकतम लोगों को अधिकतम हित की बात इसमें की जाती है। कोई गलत करता है तो उसके लिए फिर संवैधानिक प्रावधान मैंने आपको मूल अधिकार में भी बताया है, तो फिर उसको सजा भी दी जाएगी। लेकिन प्रथम जो दृष्टिकोण होता है वो अधिकतम लोगों को अधिक से अधिक एक तरीके से उनके हितों के संरक्षण करना है, ठीक है ना। अब देखिए, पहली बात यह कि कल्याणकारी मैं शब्द आपको थोड़ा समझाना चाहते हैं तो आप खुद भी समझते होंगे कल्याण का मतलब क्या, अच्छाई करना, ठीक है। अब देखिए, हम थोड़ा इसके एक तरीके से हम फीचर्स पढ़ रहे हैं, क्या फीचर्स होते हैं। तो पहली बात, लक्षण में अगर हम पढ़ें इसके तो देखिए, तो ये तो पढ़ ही लिया भाई, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, उद्देश्य, ठीक है ना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। दूसरी बात, सबसे ज्यादा इसका है ना कि न्यायोचित नहीं है, मतलब गैर न्यायोचित, ठीक है ना, गैर न्यायोचित। इसका मतलब ये होता है कि अगर जैसे मान लीजिए कि भाई ठीक है, हमने कह दिया कि हम कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे, लेकिन ये अगर हम मान लो नहीं कर पा रही, सरकार की भाई योजनाएं नहीं चला पा रही है, रोजगार नहीं दे पा रही है, तो आप सीधे उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकते, ये मतलब है इसका। यहाँ पे अगर मान लीजिए आपकी राज्य के निजी तत्वों का हनन भी हो गया, मान लो कि आपको कोई योजना का लाभ नहीं मिल पाए, तो आप ये नहीं सीधे उच्चतम न्यायालय पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच जाएंगे। लेकिन मैंने मूल अधिकारों में आपको आर्टिकल 32 और आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 बहुत अच्छे से बताया था, ठीक है ना। इस सुप्रीम कोर्ट के लिए कि आप जा सकते हैं, यहाँ पे नहीं जा सकते, ठीक है ना। जो क्योंकि देखिए, मूल जो तो जब संविधान सभा में चर्चा हो रही थी ना, तो संविधान सभा के सलाहकार थे बी.एन. राव जी, बहुत बेहतरीन, बहुत बड़े संविधान ज्ञाता थे, ठीक है ना। तो उन्होंने सलाह दी कि हम दो तरीके से कल्याण की बात करें, एक हम करें भाग 3 में शामिल करें, इन्हीं की सलाह के बाद ही ऐसा किया, मूल अधिकार होंगे जिन्हें हम न्यायोचित बनाएं, मूल अधिकार जिन्हें न्यायोचित बनाया जाए, और राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है ना, इन्हें गैर न्यायोचित बनाया जाए। पूछे क्यों? भाई जब देश आजाद हुआ था, हम लोग कितनी दरिद्रता, कितनी गरीबी, कितनी से पीड़ित थे, सरकार के पास उतने संसाधन नहीं थे कि जो अभी मैं आपको एक करके जब प्रावधान बताऊंगा तो उसके लिए कि मतलब सबको रोजगार उपलब्ध कराया जाए, समान वेतन दिया जाए, लोगों को मतलब ना पर्यावरण का संरक्षण किया जाए, जीव जंतुओं का पालन किया जाए, बहुत सारी पंचायतों का गठन किया जाए, ये सब इसमें है प्रावधान, एक एक करके बताऊंगा। लेकिन तब हमारे पास इतना संसाधन नहीं था कि हम इसको न्यायोचित बना पाते। अगर हमारे मान लीजिए पंचायतों का गठन किसी वजह से नहीं हो पाए, सीधे आप कोर्ट पहुंच जाए, तो तब हम उसको नहीं कर सकते। तो संसाधन ये पूरी तरीके से डिपेंड है उपलब्ध संसाधनों पे। राज्य की नीति उपलब्ध हमारे पास का संसाधन, उन संसाधनों का हम अधिकतम उपयोग करें। आज तो बहुत संसाधन हो गए सरकार के पास, उस समय इतना ज्यादा नहीं था कोई ना। सरकार वो देखा था हमने 1943 में कितने लोग भूखमरी से मर गए थे, तो ये था। तो संसाधनों, उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसके साथ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की जो सबसे खास बात है, ये सामाजिक और आर्थिक, ठीक है ना, सामाजिक, आर्थिक और कुछ हद तक राजनैतिक भी। राजनैतिक ये थोड़ा सा कम है लेकिन है, राजनैतिक भी। राजनैतिक लोकतंत्र की स्थापना करने की, लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, स्थापना के लिए आवश्यक है। पूछिए कैसे? मैंने जब आपको पढ़ाया था, प्रस्तावना बताया था सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि सामाजिक न्याय का मतलब होता है सभी का समान प्रतिनिधित्व, अधिकतम प्रतिनिधित्व हो सके सभी वर्गों का। आर्थिक न्याय का मतलब होता है लोगों के जीवन स्तर में जरूरत कम से कम मूलभूत आवश्यकताएं पूरी कर सके। राजनीतिक न्याय का मतलब सभी को लोकतांत्रिक भागीदारी सुनिश्चित हो सके। तो ये मैंने आपको बताया था। तो आप देखेंगे कि भाई आर्थिक के लिए तो बहुत ही यही है कि पूरी तरह से आर्थिक पर डिपेंड ही करता है कि लोगों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराया जाए, उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, सेवा से जुड़े संसाधन उपलब्ध कराया जाए ताकि लोगों का कल्याण हो सके। इसके साथ साथ इसमें सामाजिक भी मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। उसके साथ साथ पंचायतों को गठन, जब अनुच्छेद 40 बताऊंगा तो बताऊंगा कि राजनीतिक न्याय की भी कहीं ना कहीं इसमें परिकल्पना की गई है, ठीक है। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व,
गांधीवादी, उदारवादी, इनमें कई गांधीवादी तत्व भी हैं। गांधीवादी चरित्र धारण करते हैं, उदारवादी चरित्र धारण करते हैं, और साथ में समाजवादी चरित्र भी धारण करते हैं। समाजवादी चरित्र धारण करते कैसे? गांधीवादी चरित्र धारण करने का मतलब यहाँ से ये है कि जो गांधी जी के मूल विचार थे, जैसा कि पंचायतों का गठन होना चाहिए, अधिकतम लोगों का, उसके साथ साथ SC ST के लिए हमें उनके कल्याण की है। तो जो गांधी जी जिस तरीके से भाई दलितों के संरक्षक थे, गांव को आत्मा मानते थे, तो गांधीवादी विचार थे। सब एक एक करके आपको बताऊंगा, इनको बहुत अच्छे से व्याख्या करके बताऊंगा। उदारवादी विचारधारा का मतलब होता है कि जो उदार क्या होता है? उदार वो होता है जो कुछ आशा ना करे लेकिन फिर भी दे। उदारवाद, डॉक्टर कलाम जी को उदारवाद की पराकाष्ठा कहते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी कुछ लेने का कोशिश नहीं किया, उन्होंने केवल देश को दिया ही दिया। इसको बोलते उदारवाद, उदार है, बड़े दिल वाला, बड़े हृदय वाला व्यक्ति। तो इस तरीके से जो सरकार नीतियां बनाएगी, उदार होकर के बनाएगी कि भाई जो गरीब लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनसे हम कुछ लेने की उम्मीद ना करें, या यूं कहें कि अधिकतम जो जिस कर व्यवस्था है, तो भले बड़े बड़े लोगों से कर लिया जाए, लेकिन इसका लाभ हम उस कर का इस्तेमाल लोग जो जरूरतमंद के लोग हैं उन तक पहुंचाया जाए। ये होता उदारवाद। उदारवाद का मतलब होता है कि किसी से लेने की उम्मीद ना करना, लेकिन उसको अधिकतम हित उपलब्ध कराना या अधिकतम संसाधन उपलब्ध कराना। समाजवादी चरित्र में आपको बताया था कि वितरण एवं संसाधन जो है वो अधिकतम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना। ठीक है ना? लोक कल्याण की स्थापना करना, ये हो गया। अब हम थोड़ा सा इनके बारे में बात कर लेते हैं ना, कि कई महान, जैसा कि शिक्षाविद रहे या बहुत बड़े बड़े राजनीतिक जानकार थे, या जैसा डॉक्टर अंबेडकर जी हो गए, वी अनरा हो गए, तो इन्होंने राज्य के नीति तत्वों के बारे में इनका क्या दृष्टिकोण था। मान लीजिए अगर कहीं आ जाए तो आप लिख सकते हैं, कई बार पेपर में आ जाता है, मैं थोड़ा सा आपको अंतर भी यहाँ बताना चाहता हूँ। देखिए, पहली बात, राज्य के नीति तत्वों के बारे में 3-4 बातें याद रखें। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में 3-4 बातें आप याद रखेंगे। पहली बात की, देखिए पेपर में अगर आ जाता कल्याणकारी राज्य, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है ना। पेपर में आ जाता है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। पेपर में बस ऐसे प्रश्न बना, संविधान की आत्मा की, बस इतना ही क्यों लिखा रहेगा, आत्मा किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के ऑप्शन में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बेसिकली इसको मैं जब पिछले आपको पढ़ा रहा, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन, इनके शब्द हैं ये, ठीक है ना। तो इन्हीं के शब्दों को ले लिया गया कि संविधान की आत्मा क्या है, राज्य के नीति नेतृत्व तो पूछा जा सकता है, ये पेपर में पूछा भी गया है, और यहीं पे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। और देखो दूसरी बात थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे मैं इसको रेड से कर दे रहा हूँ। अगर ये कह देता ना पेपर में कि संविधान की हृदय एवं आत्मा, संविधान की हृदय जो आत्मा, मैंने आपको पढ़ाया भी था, इतना अगर हृदय शब्द आ जाता है, तब आप कहेंगे मूल अधिकार, याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये जो शब्द है ना संविधान के हृदय में, डॉक्टर, अरे सॉरी, मूल अधिकार कह रहा हूं मैं, मूल अधिकारों में अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको संवैधानिक उपचार, मूल अधिकारों के संवैधानिक उपचारों के अधिकार, कंफ्यूज नहीं करना है। कई बार मैं खुद भी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता हूँ, उपचारों के अधिकार, ठीक है ना, ध्यान से निकल जाते। हृदय एवं आत्मा जो है, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा था अनुच्छेद 32 को, जो मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया, उसको आप अगर नहीं देखा तो आप देख लेंगे। और अगर ये कहता है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, बस इतना नहीं आ जाता है, तो आप राज्य के नीति तत्व कहेंगे। अगर मान लीजिए नाम नहीं भी लिखा रहता है, नहीं भी लिखा रहता तो भी आप लिखेंगे राज्य के नीति तत्व के ही साथ ही जाएंगे, ठीक है ना। अगर हृदय एवं आत्मा दे दिया तो आप ये समझ लीजिए उसे डॉक्टर, मुझे भरोसा है डॉक्टर अंबेडकर जी का नाम देगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत महान व्यक्ति थे, इनका नाम कोटेशन दिया जाए और नाम ना दिया जाए तो संभव ही नहीं। डॉक्टर अंबेडकर जी का नाम यहाँ पे
देखा तो जब हृदय आत्मा का है तो आप समझ जाइए कि मूल अधिकारों की चर्चा हो रही है। और एक बात समझ लीजिए, तीसरी पॉइंट नंबर 3 इसी में अगर ये कह देता कि संविधान की आत्मा एवं दर्शन, संविधान की आत्मा एवं दर्शन किसे कहते हैं, दर्शन क्या है, ठीक है ना। तो आप कहेंगे तो इसमें जोड़ेगा राज्य की नीति, मूल अधिकार हुआ राज्य की नीति नेतृत्व, तो दोनों मूल अधिकार व राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व दोनों है, याद रखना, ठीक है ना। क्या है कि अगर कह देता है कि संविधान की आत्मा और यहाँ दर्शन शब्द का इस्तेमाल कर दिया, ठीक है ना, तो एक चीज याद रखना, तीनों को बहुत अच्छे से याद रखना है, कंफ्यूज नहीं करना है, जो पेपर में प्रश्न गलत हो जाएगा। अगर दे दिया कि राज्य के नीति तत्वों के संबंध में कौन कौन कथन सही है, तो ये दे दिया कल्याणकारी राज्य, चलो ठीक है। चलिए मैं एक प्रश्न बना ही देता हूँ, तो आप गड़बड़ कर देंगे, आप तो प्रश्न बना ही देता हूँ यहाँ पे प्रेस पेज में। देखो ये देखो प्रश्न दे दिया, ठीक है ना, कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों, नीति निदेशक तत्वों के संबंध में सही कथन छाटे, सही दे सकता है, ये भी देता है, गलत कथन छाटे ये भी दे सकता है, सही कथन छाटे, ठीक है ना, निकाले सही कथन है, इतना दे देगा, ठीक है। तो कथन एक दे दे, पहले देगा आपको बहुत अच्छे से, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, आपको लग रहा है बहुत अच्छा की अवधारणा, ठीक है ना, ये देगा। दूसरा दे देगा कि संविधान के हृदय एवं आत्मा, संविधान की हृदय एवं आत्मा, ठीक है ना, और ब्रैकेट में लिख देगा डॉक्टर अंबेडकर जी, ब्रैकेट में लिख देगा डॉक्टर अंबेडकर जी के अनुसार, ऐसे लिख देगा। मान लो डॉक्टर अंबेडकर जी का नाम ही लिख दिया, ये चलो मान लो नहीं लिखा, नहीं मान लो नाम लिया, ठीक है ना, उनको और ज्यादा फंसाना रहा, तो ये दे देगा। उसके बाद फिर तीसरा नंबर पे आपको दे देगा भाग 4 में है, ठीक है ना, ये दे देगा। उसके बाद चौथा नंबर आपको दे देगा कि गैर न्यायोचित है, न्यायोचित है। और फिर विकल्प में देगा, पता क्या देगा, पहला विकल्प दे देगा केवल एक, सही में केवल एक सही है, इसका मतलब ये नहीं कि केवल एक सही, मतलब केवल एक, इन 4 में से केवल एक सही है। अब तो ऐसे देने लगा है ना, अब तो आप विकल्प नहीं छाड़ सकते, केवल 2, तो उसके बाद तीसरा दे देगा केवल 3, और साथ में दे देगा चौथा केवल 4। अब बताओ इसमें से केवल एक सही है कि केवल 2 सही, केवल 3 सही, केवल 4 सही। देखो सबको पता रहेगा केवल एक सही है, तो उसको ये तो पता चल जाएगा ये वाला, तो इसको तो पहले ही छांट देगा। अब बचा देखो 3 बचे, ठीक है ना, अब देखना कैसे आप फंसते हैं पेपर में। अब आप इसको तो छाट देंगे, रटे हैं केवल केवल 4, क्योंकि चारों तो एक साथ सही हो नहीं सकते हैं, तो 3 गए, अब 3 बचे, ठीक है ना। अब 3 में आपको लगेगा कि ये भाग 4 में तो है, चलो ठीक है, तो निश्चित रूप से कि एक तो चला गया, एक चला गया, भाई 2 अब सही हो रहे हैं, 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं, एक ये सही हो रहा है और एक ये सही हो रहा है। अब न्यायोचित वाला जो है ना, ये भी आपको पता चलो ये भी सही है, ये भी आपको पता चल गया, ठीक है ना। रुको रुको एक सेकंड, हाँ देखो अब बचा मामला 2 में कि कितने सही है, ठीक है ना। तो जब इसमें आपको ये कल्याणकारी राज्य के पता, केवल एक, सॉरी मैं थोड़ा गलत, केवल एक सही है, तो पहले केस में चारों भी सही हो सकता है, पहले वाले केस में जो आपने केवल एक पकड़ा, जो आपने 2 पकड़ा, इन दोनों को भी पकड़ लिया, तो आपने ये और ये आंसर एलिमिनेट कर दिए। अब 3 और 4 में सही हो सकता है। अब पता क्या होगा, अब आप यहाँ कंफ्यूज कर जाएंगे, संविधान की हृदय एवं आत्मा है, उसको पता है कि यहाँ पे ये कमजोरी है, ठीक है ना। अब आप 50-50 में है, 50% पे आप, अगर आपको ये पता है ये इसकी फीचर नहीं है, ये तो आर्टिकल 32 के बारे में कहा था, तो आप इसको क्रॉस कर देंगे चौथा, नहीं तो आप 50-50 में है, और 50% चांस है गलत हो सकता है और सही हो सकता है। तो इस तरीके से बिल्कुल क्लियर रखना है, ठीक है ना।
कि राज्य के निजी तत्वों में कल्याणकारी राज्य के अध्ययन भाग 4 में नियोजित है। संविधान की हृदय एवं आत्मा ये नहीं बल्कि संविधान की आत्मा है, किसके अनुसार? ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार। और साथ में संविधान की हृदय, आत्मा एवं दर्शन दोनों मिलाकर के राज्य के नीति निर्देशक तत्व और साथ में मूल अधिकार दोनों मिलाएंगे, तो उनको हम संविधान की हृदय एवं दर्शन कहते, दर्शन कहते, ठीक है। ये कर लेना है। तो ये बातें हो गई, ठीक है। तो मैंने आपके बता ही दिया कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। उसके साथ साथ कि जो हमारे राज्य जो शासन व्यवस्था है उसको एक तरह से डायरेक्शन देना है, इसीलिए तो इसका नाम पड़ा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीतियों को किस दिशा में ले जाना है, नीतियों को हमें कल्याणकारी दिशा में ले जाना है, इसीलिए इसका नाम पड़ा पूरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो मैंने लगभग राज्य के नीति तत्व जो बेसिक पॉइंट है वो सारा आपका लगभग क्लियर कर दिया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करें, एक एक करके सभी संविधान, इसमें और भी है जैसा कई, जैसे पूर्व मुख्य न्यायाधीश MC चांगला ने कहा था, यदि इस तत्व का पालन कर लिया जाए, मतलब उन्होंने इतना तक कह दिया कि हम अगर इन तत्वों का पालन कर लें, क्या क्या है सब एक बताऊंगा, तो धरती को स्वर्ग बनाया जा सकता है। मतलब भारत देश को स्वर्ग, मतलब इतना तक उन्होंने कह दिया। मैं ये कोई जरूरत नहीं याद वाद करने की, ये चीज कौन किसने क्या क्या। LM सिंघवी ने कहा था कि ये जीवन देने वाली व्यवस्था है, ठीक है। तो इसको हमको कोई बहुत ज्यादा याद नहीं करना है। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं किसकी, एक एक करके सभी नीति निर्देशक तत्वों की। तो सभी नीति निर्देशक तत्वों की एक एक करके तत्वों की चर्चा, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करें ना, जितने भी हैं नीति तत्व 36 से लेकर के 51 तक, ठीक है ना। 16, ठीक है ना। 16 नहीं, इसमें फिर और ज्यादा हो जाता है, जैसे 48 एक हो जाता है, तो अभी संख्या इस तरह नहीं लिखते हैं, कितने हैं 36 से 51, तो क्योंकि 38 48 में जाए तो 48 ही हो जाता है। तो इस तरीके से हम क्या करें, एक एक करके सभी का हम व्याख्यात्मक अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए पहला, ये देखो हम क्या करें, पहले हम एक सभी अनुच्छेदों को एक लाइन से क्रमबद्ध लिख लेते हैं, फिर उसकी मैं बढ़िया सा आपको व्याख्यात्मक एक एक करके उठाऊंगा, फिर बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद 36 लिखते हैं। अनुच्छेद 36 ये वाला क्या कहता है, देखिए ये बेसिकली राज्य की परिभाषा के बारे में, राज्य की परिभाषा जो मैंने आपको बताया था ना आर्टिकल 12 में, कि राज्य में कौन कौन से आते हैं, सरकार आती है, ठीक है ना, नगर पालिकाएं आते हैं, सरकारी कर्मचारी आते हैं, संसद, ठीक है ना, MP MLA ये सब सरकार का हिस्सा होते हैं, ठीक है ना। तो मैंने ये वही राज्य की परिभाषा दी गई है जो अनुच्छेद 12 में हमने आपको बताया है कि ये वाले जो है सरकार होते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा ही है, इसको राज्य की परिभाषा है। अभी और अच्छे से पहले सारे लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद फिर अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 37 ये कहता है कि ये सिद्धांत जो है ये गैर न्यायोचित है, सिद्धांत गैर न्यायोचित है, पहले बताया आपको न्यायोचित, ठीक है। पहले एक एक करके लिखते हैं। अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 38 क्या कहता है कि राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ाना, मतलब कुल मिलाकर के जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ाना। उसके अनुच्छेद
39 क्या कहता है? समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता। 39 में 2 है, ए और बी, तुम पहले अभी एक समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता, ठीक है। उसका अनुच्छेद 40 पंचायतों के गठन के बारे में, पंचायतों के गठन के बारे में, ठीक है। पहले सारे लिख लेते, फिर एक एक करके मैं सभी की आपकी बढ़िया सा व्याख्या इनकी करता हूँ। अनुच्छेद 41, ठीक है। सारे याद नहीं होने चाहिए, नहीं याद होंगे, ठीक है। जो मेन है उनको मैं भी टिक कर दूंगा। कुछ मामलों में काम संबंधी अंतर, ठीक है, काम संबंधी, बेसिकली रोजगार को लेकर के, रोजगार व शिक्षा संबंधी अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार, अधिकार, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 42 क्या कहता है? मानवीय कार्यदशाएं, कार्यदशाएं एवं मातृत्व, इनके लिए क्या योजनाएं चलाई गई ये भी जानना जरूरी है। मातृत्व सहायता के प्रावधान, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 43, जीवन निर्वाह के लिए वेतन, निर्वाह के लिए वेतन की चर्चा इसमें की गई, ठीक है। उसके बाद में इसमें और जोड़ा गया 43A, 43A ये क्या कहता है कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता 42वें कॉन्स्टिट्यूशन 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा जोड़ दिए। 43A और 43B जोड़ा गया। 43A कहता है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता, ठीक है। और 43B कहता है सरकारी समितियों का गठन, इसको जोड़ा गया 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 में। इसको मैंने पीछे आपको कहीं बताया भी था एक बार, तो ये जोड़ा गया, ठीक है। सहकारी समितियों का प्रोत्साहन, यहाँ भी देखिए दिया गया मूल अधिकारों में भी, एक एक करके बढ़िया सभी बताता हूँ। समितियों का प्रोत्साहन, एक बार आप थोड़ा सा पूरा गो थ्रू कर लें इसको तो आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अनुच्छेद 44 तो बहुत ही आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट पेपर में पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 44 कॉमन सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड, इसके बारे में बहुत बढ़िया चर्चा करूँ मैं। समान आचार संहिता, ये अपने आप में एक प्रश्न है, कि प्रश्न भी है, निबंध भी है, ये प्रश्न भी है मुख्य परीक्षा का, ये निबंध भी है, ठीक है ना। इतने आचार संहिता को लेकर के निबंध भी आ सकता है, तो इसकी मैं बहुत बढ़िया गहराई से पूरा आपको बताऊंगा। उसके बाद अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 क्या है? देखिए इसमें पहले जो दिया गया था ना वो 6 वर्ष से कम आयु, इसको दो भाग में समझते हैं, से कम आयु के बच्चों की देखभाल, आयु के बच्चों की देखभाल, ठीक है। फिर जोड़ दिया गया इसमें 6 से 14 वर्ष, मैंने जब आपको बताया था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 से जब हमने शिक्षा का अधिकार लेकर के आया, ठीक है ना, तो से 6 से वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों की के लिए निःशुल्क शिक्षा, कौन सी शिक्षा? निःशुल्क शिक्षा, ठीक है। अब ये फाइनली ये दोनों हट गए हैं, इनकी जगह रिप्लेस कर दिया है 14 वर्ष तक के बच्चों की
देखभाल व शिक्षा, देखभाल व निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, तो यहीं पे तो गलत हो जाता है। होता क्या है कि हम तीनों रटे रहते हैं 6 से 14, 6 से 14, 6 से 14 मूल अधिकारों में भी है, 6 से 14 मूल कर्तव्य बताऊंगा उसमें भी है। लेकिन अनुच्छेद 45 में जो राज्य के नीचे तत्व है उसमें 14 वर्ष तक की देखभाल की बात की गई है बच्चों की। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा की बात की गई, यहाँ पे ध्यान रखना है। अब हम अनुच्छेद 45 हो गया, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 46 ठीक है। अनुच्छेद 46 क्या कहता है, ये SC ST को लेकर के, आप ये बिल्कुल ये पॉइंट ही याद रखिए, SC ST को लेकर के, जिसमें कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वर्गों के, देखो कितना जरूरी था, एक तरह से गांधी जी के विचारों को यहाँ पे शामिल किया गया है। ठीक है, कि शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, क्या देना, बढ़ावा देना, या संरक्षण देना, बढ़ावा देने से अच्छा संरक्षण देना। यहाँ पे थोड़ा शब्दों का चयन भी ठीक ठाक करना है। ठीक है, संरक्षण देना। अनुच्छेद 47 कहता है पोषाहार को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना। ठीक है, मतलब लोगों के स्वास्थ्य को देखभाल करना, उसके साथ जीवन स्तर को सुधारना, जीवन स्तर को सुधारना। ठीक है, साथ में जन स्वास्थ्य को बेहतर करना, जन स्वास्थ्य को बेहतर करने के उपाय करना, बेहतर करने का प्रयास करना। उसके बाद अनुच्छेद 48, देखो अनुच्छेद 48 में ना दो है। पहले जो था अनुच्छेद 48 जो था, पहले जो शुरू में था वो कृषि एवं पशुपालन का संगठन, कृषि एवं पशुपालन को लेकर के था, पशुपालन का संरक्षण ये था। ठीक है ना, ये तो था ही। फिर उसके बाद जब 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 आया, उसमें जोड़ दिया गया पर्यावरण का संरक्षण। ये पिछली बार यूपीपीसीएस में आया था, पर्यावरण का संरक्षण एवं वन्य जीवों की सुरक्षा। ठीक है, ये याद रखना। ये जोड़ा गया था 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा, क्योंकि पर्यावरण का उसमें चल रहा था बहुत तेजी से। ठीक है, फिर अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 49 क्या कहता है कि स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण, स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व, बेसिकली मॉन्यूमेंट जो देश के हैं उनके संरक्षण करना है, तथा राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों का संरक्षण। अनुच्छेद 50, इसमें आप याद रखिए कान, कान मतलब कार्यपालिका और ना का मतलब न्यायपालिका के कार्यों का विभाजन। ठीक है ना, इसमें याद रखना है। कई बार इसमें लोग कंफ्यूज कर देते, कार्यपालिका और विधायिका कर देते हैं, तो इसमें शॉर्टकट याद है कान, कार्यपालिका और न्यायपालिका की बेसिकली शक्तियों के पृथक्कीकरण जो मॉन्टेस्क्यू ने विचार दिया था उस पर यह आधारित है। अभी इसको व्याख्या में अच्छे से करता हूँ। अनुच्छेद था 50, याद रखना, ये कई बार डायरेक्ट आया है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 51, ये भी आया यूपीपीसीएस में। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 कहता है अंतरराष्ट्रीय, देखिए अंतरराष्ट्रीय
राष्ट्रीय, इसको दो तरीके से लिखा जाता है अंतरराष्ट्रीय। एक ये हो गया, एक ऐसे भी आप लिख सकते हैं। एक तो ये हो गया कि अंतर लिखें, रा के ऊपर ये इस तरह से लगा करके, और राष्ट्रीय ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह से सही माना जाएगा, पर अंतर ऐसे लिख देना। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की स्थापना, शांति एवं सुरक्षा की स्थापना, सुरक्षा का प्रयास भी, इसकी स्थापना क्या करें, हम लोग इतने लायक होते स्थापना कर पाएंगे हम? युद्ध चल रहा है यहाँ पे, सुरक्षा का प्रयास। देखिए मतलब हम लोग के संविधान निर्माता इसको नीति तत्व में शामिल कर रखा है कि सरकार हर संभव कोशिश करेगी कि राष्ट्रीय की बात नहीं है यहाँ पे, अंतरराष्ट्रीय की बात। अब हम क्या करेंगे ना, एक एक करके सभी संविधान जितने भी इसमें हैं सबके बारे में हम लोग एक बढ़िया सा चर्चा करते हैं, एक एक मिनट कर, एक मिनट थोड़ा सा रुकते हैं। देखो तो सबसे पहले हम अनुच्छेद 36 की बात करते हैं, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 36 तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा को लेकर है इसके लिए, ठीक है ना। ये मैंने बहुत अच्छे से पीछे भी पढ़ाया है। मतलब ये कि जो राज्य की परिभाषा हमने अनुच्छेद 12 में बताया था वही इसमें भी है, ठीक है, कि परिभाषा कि कौन कौन से संस्थान जो है राज्य में हैं, तो वही है जो हमने अनुच्छेद 12 में कहा था, राज्य की परिभाषा। 12 में राज्य की परिभाषा का राज्य बताएगी, इसमें जैसा कि सभी सरकारें शामिल हो जाएंगी, सभी सरकारें, ठीक है ना। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में जुडिशरी वो नहीं है, इसमें हो जाएगी, ठीक है। लोकल लेवल पे सभी पंचायत, ठीक है, नगर पालिकाएं, नगर पालिका, नगर निगम, ठीक है ना। कार्यपालिका में सभी जितने बड़े ऑफिसर्स हैं सभी आ जाते हैं। तो ये तो मैंने आपको काफी पीछे बताया हुआ है, ठीक है ना। यही अनुच्छेद 36 वही है जो हमने अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा बताई थी, तो ये तो बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है। अनुच्छेद 37 भी लगभग मैंने चर्चा कर ही दिया है। अनुच्छेद 37 कहता है निदेशक तत्वों का लागू होने के संबंध, निदेशक तत्वों के लागू होने के संबंध में। देखिए भाई, अगर एक प्रश्न यहाँ उठता है कि अगर इतने ही महत्वपूर्ण थे तो इन्हें हमें अनुच्छेद 4 में क्यों किया, या अनुच्छेद 3 में कर देते। अनुच्छेद 3 में कर देते, सरकार पर लगातार दबाव होता कि नहीं ये काम तो हमें करने में, नहीं तो न्यायपालिका हमारे सामने खड़ी है। हमने सिर्फ बेसिकली इसका कहने मतलब है कि हमने इसे न्यायोचित क्यों नहीं बनाया, यहीं पे प्रश्न उठा दिया जाता है, इसको गैर न्यायोचित क्यों बना के रखा गया। तो मैंने पहले ही बताया आपको कि संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर बी एन राव जी, संवैधानिक सलाहकार बी एन राव जी ने इस पर काफी बहस की, लेकिन फिर सभी ने ये सहमति व्यक्त की, उनका भी यही मानना था कि इसको हमको न्यायोचित नहीं बल्कि गैर न्यायोचित बनाना चाहिए, ठीक है।
जब सरकारों के पास संसाधन उपलब्ध होंगे, नया चीज बनाया जाए। सरकारें, सभी सरकारें भाई अपनी राज्य संसाधनों के अनुसार, देखिए हमारे राज्य देश में किसी सरकार में संसाधन ज्यादा है, किसी के पास कम है, किसी सरकार के पास तो मैं तो घाटे का बजट रहता है, अनुसार कल्याणकारी नीतियां बनाएगी, कल्याणकारी नीतियां बनाएगी, ठीक है ना। ये हो कि जो भी सरकारें हैं वो लोगों को कल्याण को ध्यान में रख करके ही अपनी नीतियों का संचालन करेंगे, ठीक है ना। ये हो गया। अब उसके बाद ये तो हो गया, बस इतना ही था कि एक तरीके इसके लिए न्यायोचित क्यों नहीं बनाया, इसको गैर न्यायोचित बनाया। अनुच्छेद 37 में इतना ही, यही बात ही कहता है, इनके लागू होने के संबंध में उपबंध है, ठीक है ना। अब हम लोग चर्चा करते हैं अनुच्छेद 38 के बारे में। देखिए अनुच्छेद 38 बेस के लिए क्या कहता है, ये कहता है कि राज्य द्वारा सामाजिक कल्याण को बढ़ावा दिया जाए, सामाजिक आर्थिक कल्याण को बढ़ावा दिया जाए, कल्याण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, दिया जाना चाहिए, ठीक है। ठीक है, मतलब यहाँ ये कहने की मतलब है कि जो हमने प्रस्तावना में कहा है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, इसके लिए सरकार अपनी नीतियां चलाए, इसके लिए सरकार रोजगार के अवसर सृजित करे, इसके लिए सरकार लोगों तक जो संसाधन है उनका अधिक से अधिक तक लोगों तक पहुंचाए, समाज के आखिरी व्यक्ति तक, समाज के आखिरी व्यक्ति तक। देखिए सभी लोग इसको अपने अलग अलग हिसाब से परिभाषित करते हैं, पर मेरा जहां तक मानना है इसका यही मतलब है, समाज के आखिरी व्यक्ति तक न्यूनतम जरूरत तो पहुंचाया ही जाए, न्यूनतम जरूरी संसाधन और संसाधन पहुंचाया जाए, पहुंचाया जाए भाई, तभी तो सामाजिक कल्याण होगा, तभी तो हम सामाजिक सुरक्षा की बात कर पाएंगे, तभी तो हम सामाजिक न्याय, या सामाजिक न्याय अलग चीज होता है, ठीक है। बहुत ध्यान रखना सामाजिक सुरक्षा। तो देखिए भाई अगर हमारे पास रोटी कपड़ा मकान, ये तीन जो मूलभूत अवस्थाएं हैं इनकी पूर्ति हो पाएगी, तभी तो हम आगे स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार की बात कर पाएंगे, कि भाई कम से कम सरकार ये कोशिश करे कि अपनी नीतियों के माध्यम से लोगों तक मिनिमम जरूरत तो पहुंचा ही दे, ठीक है। और इसमें कोई दो राय नहीं, सरकारों ने बहुत सी योजनाएं चलाई, आज भी आप देखिए सरकार 81 करोड़ लोगों को, 81 करोड़ लोग, थोड़ा योजनाएं याद रखना बहुत जरूरी है, पता नहीं, करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 किलो अनाज दे ही रही है, 5 की। देखिए यहाँ किसी सरकार का पक्ष लेना नहीं है, जो नीतियां हैं जो चल रही है उनको बताना जरूरी है, ठीक है। अनाज दिया जा रहा है, ठीक है। जब आप उसके बाद देखो दूसरा प्रधानमंत्री आवास योजना, योजना चलाई जा रही है, राज्यों की अपनी योजनाएं चलाई जाती हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है ना, खाता खुलवाने के लिए। नंबर 4 पे ये हो गया प्रधानमंत्री जनधन योजना। उसके बाद वृद्धा पेंशन, ठीक है। उसके बाद आयुष योजना, 5 लाख तक का कैशलेस, 5 लाख तक का रुपए, 5 लाख तक का कैशलेस इलाज।
ठीक है। और देखो ये सब योजनाएं हैं जो मैंने पढ़ रखी है, तो इन सब योजनाओं का भाई आप आईएएस अफसर बन के क्या करेंगे? आईएएस अफसर आप बनेंगे, इन्हीं योजनाओं को आपको जनता तक लेके जाना है, जनता तक पहुंचाना है एक तरीके से, ठीक है। उसके बाद वृद्धा पेंशन, अटल पेंशन हो गई, उसके बाद किसान सम्मान निधि, ठीक है। वृद्धा पेंशन, अटल पेंशन योजना यहाँ आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, अब किस तरह, अगर आपने भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़िया सा पढ़ रखा है तो आपको योजनाएं इस तरह याद आएंगी, नहीं तो फिर योजना की होता है याद ही नहीं आएगी, बस आप वही चीजें जो उसमें लिखा उसी को व्याख्या करते चले जा रहे हैं। नहीं, आखिर हम जो पढ़ रहे हैं समाज के नीति निर्देश तत्व, आखिर सरकार इसके लिए कर क्या रही है, कुछ तो उपाय कर रही होगी सरकार। उन उपायों के बारे में हमको बहुत जरूरी है लिखना, तभी हम अच्छे से अच्छा नंबर, मतलब अच्छे से अच्छा अंक तभी तो मिलेंगे भाई, कुछ उसमें मटेरियल डालेंगे आप तभी उसमें से अच्छा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ कौशल विकास योजना, बहुत सारी योजना है, तो बस इतना ही हमको 7-8 योजनाएं अगर बढ़िया से लिख पाए, राज्यों की भी अपनी अपनी अलग अलग स्टेट योजनाएं हैं, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं सरकार ने, कोई आज से थोड़ी नहीं, सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने योजना आयोग का गठन किया, ठीक है। उसके बाद पंचवर्षीय योजना चलाए, तो हम लगातार इस दिशा में लगातार काम करते रहे हैं। हाँ ये देखिए, मीलो हम आगे, मीलो अभी हमें और चलना है। तो अनुच्छेद 38 लागू करने के लिए बड़ी सकारात्मक लिखी, ये मेंस में प्रश्न आ सकता है, इसीलिए मैंने इसको काव्य ख्यात में बताया। अब देखो अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 कहता है, देखो इसको दो है, अनुच्छेद 39 और 39 का। तो 39 कहता है कि बालकों के स्वास्थ्य, कर्म, अनुच्छेद 39 कहता है कर्मकारों के स्वास्थ्य व सुरक्षा का प्रबंध, सुरक्षा का प्रबंध, ठीक है। इसी में और एक है कि बालकों के स्वास्थ्य का अवसर देना, बालकों के स्वास्थ्य का अवसर, स्वास्थ्य सुरक्षा, ठीक है। ये तो हो गया। उसके बाद 39A, अनुच्छेद 39A ये क्या कहता है कि समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता, निःशुल्क, ये बाद में जोड़ा गया था, कानूनी सहायता। इसके मैं थोड़ा इसको क्लियर कर दूं तो कुछ गलत ना हो। ये जोड़ा गया 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 19, इसको तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। 42 बहुत सारे प्रावधान है, देखिए। तो कर्मकारों के स्वास्थ्य का सुरक्षा और प्रबंधन, मतलब यहाँ पे क्या, देखिए जब ब्रिटिश सरकार थी तो क्या होता था कि जो हमारे यहाँ से मजदूर थे इनको ले जाया जाता, गिरमिटिया मजदूर बनाते थे और अमानवीय प्रवृत्ति तरह काम कराते थे, जानवरों की तरह काम कराते थे। 1881 में जब लॉर्ड रिपन आए तब उन्होंने थोड़ा सा बालकों को उम्र का गणना भी 9 साल से नीचे काम नहीं करा जाएगा। माइल उसके बाद फिर एक आया 1882 में, 1891 में एक्ट है, तो थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दिया गया, नहीं तो मजदूरों कर्मकारों को तो मजदूर समझा जाता। तो मुझे लगता है कि शायद जो संविधान निर्माता रहेंगे ये विचार यहीं से लाए होंगे कि हम जो मजदूर वर्ग है, कितने सारे मजदूर काम करते हैं करोड़ों की संख्या में, तो उनके भी स्वास्थ्य की सुरक्षा करनी चाहिए, दिखते अक्सर हादसे होते रहते हैं। आप देखिए मैनुअल स्कैनिंग, मैनुअल स्कैनिंग में सरकारी रिकॉर्ड में 1000 से ज्यादा लोग हर साल मर जाते हैं। तो उसके साथ साथ कोई ना कोई घटना उनके साथ, हर दिन आप न्यूज़पेपर उठा के देखिए, हर दिन आपको दिखेगा कि 10 मजदूर मर गए, तो वो भी इंसान है, उनकी भी स्वास्थ्य और जान की सुरक्षा हमें करनी चाहिए, उनकी सुरक्षा भी होनी चाहिए। ये देखिए अनुच्छेद 39 में दिया गया, कितना मतलब कितना दूर का सोचते थे। यहाँ पे बालकों की लेकर के भाई जो छोटे बच्चे हैं
उनको काम में ना लगाया जाए, उनके भी स्वास्थ्य को सुरक्षा करा जाए, भविष्य में वो भी बड़े नागरिक, देश के अच्छे नागरिक बन सकें। शिक्षा की व्यवस्था की जाए। मुझे लगता है कि जो 6 से 14 6 to 14 एजुकेशन बात की गई है वो यहीं से लाया गया होगा कि भाई बालकों का स्वास्थ्य को सुरक्षित रखा जाए और मुझ पे शिक्षा दी जाए ताकि हम देश के लिए एक मानव संसाधन को तैयार कर सकें। फिर आएगा अनुच्छेद 39 ये जोड़ा गया इसमें, निःशुल्क एवं कानूनी सहायता। देखिए आप ये बात तो मानते हैं कि जस्टिस डिलेड टू जस्टिस डिनाइड, ठीक है, डिनाइड। मतलब इसका हो गया कि देर से मिला न्याय न्याय न मिलने के समान है, आखिर ये न्याय पाने में देरी हो क्यों जाती है? देखिए पहली बात तो हमारा जुडिशियल सिस्टम बहुत स्लो काम करता है, ठीक है ना, तारीख पे तारीख होता रहता है। दूसरी बात क्या है ना कि जो गरीब और गरीब लोग हैं या जिनके पास संसाधन नहीं है, जिनके पास वकील नहीं है, वो उनके पास इतना संसाधन नहीं को महंगे महंगे वकीलों को हायर कर सके, अपना पक्ष रख सके कोर्ट के सामने। भाई जब पक्ष रखा जाएगा तो उनके पास कोई है ही नहीं वकील, तो सरकार ने सोचा कि अगर इनको आज भी करोड़ों की संख्या मामले पेंडिंग क्यों पड़े हैं, इसीलिए पड़े हैं कि भाई उनके कोई सहायता ही नहीं मिल पा रही उसके बाद निःशुल्क। तो इसीलिए सरकार ने 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जो पीड़ित लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई थी। आज भी उपलब्ध कराई जाती है, ऐसा नहीं वकील उपलब्ध कराया जाता है। अगर कोई व्यक्ति है और वो अपना नहीं लड़ पाता तो सरकारी वकील उसका केस लड़ते हैं, अपना वकील नहीं कर पाता। लेकिन फिर वही है ना कि बहुत धीरे प्रोसेसिंग होती रहती है। सरकारी वकील को लगता है कि भाई इससे तो हम पैसे ले नहीं रहे हैं। जैसा सरकारी शिक्षक क्या सोचता है, वो सोचता है जो बच्चे हैं मैं इनको पढ़ा जरूर रहा हूँ लेकिन ये मुझे तो पैसा थोड़ी ना दे रहा है, वो पैसा तो मुझे सरकार दे रही है, तो फिर मैं इनको पूरे मनोयोग से क्यों पढ़ाऊं। पर उसको ये नहीं पता होता कि जो ये पैसा पा रहा है वो तो इन्हीं लोगों के दिए गए टैक्स से ही पा रहा है, ये वो नहीं सोचता। तो इस तरीके से निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करना बहुत अच्छी बात है कि अगर लोगों को समय पर न्याय मिल जाए तो फिर अच्छा है। तो अनुच्छेद 39 में ये कहा गया है। देखिए कितने, अब आप ये सोचिए कि क्या ये प्रावधान अनुच्छेद मतलब मूल अधिकारों में शामिल हो सकते थे? नहीं हो सकते थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना संसाधन नहीं है कि हम सबको निःशुल्क सहायता दे। हाँ हम देते हैं, लेकिन जो हमारे संसाधन है सरकार के पास उसी के अनुसार हम निःशुल्क कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराती है सरकार, सरकारी वकील प्रोवाइड कराती है, ठीक है ना। ये देखिए इसके बाद हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 ये है पंचायतों का गठन। स्टेबलाइज्ड पंचायत। हाँ उसमें तो रुकिए थोड़ा सा, 39 में एक छूट गया है, इसको पहले मिटाते हैं। 39 में एक और है ना, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये छूटा जा रहा था। अनुच्छेद 39 में ही ना, अनुच्छेद 39 में एक प्रावधान है, 39 में ही समान कार्य के लिए समान वेतन। हाँ ये छूटा जा रहा था, समान कार्य के लिए समान वेतन। देखिए ये इसमें क्या होता है कि बेसिकली
देखिए, हम ये बात जानते हैं कि महिलाओं के काम के लिए उनको पुरुषों के समान वेतन नहीं दिया जाता। ठीक है, आप चाहे जहाँ देख लीजिए, सरकारी में देख लीजिए, कहीं पर भी आप देख लीजिए, नौकरियों की बात मैं अलग करता हूँ, अगर कोई प्राइवेट रोजगार देता है तो महिलाओं को कई मामलों को लेकर के उनके साथ भेदभाव होता जाता है। तो इसमें क्या है कि महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर वेतन दिया जाए उनके काम के लिए, महिलाओं को भी उनके कार्यों के लिए समान वेतन दिया जाएगा। वेतन दिया जाएगा मतलब जेंडर के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा। ये हमने आर्टिकल 15 में ही देखा था, आर्टिकल 15 में ही हमने देखा था, लेकिन आजकल भी भेदभाव होता है। ठीक है, तो देखिए, तो इससे क्या होगा, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण होगा। क्या होगा, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छूट रहा था। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ ना, हाँ, तो मैंने देखा अनुच्छेद 39 में लगभग ज्यादा चीजें आपको बता दी। उसके बाद ये पुरुष कर्मकारों के लिए समान वेतन हो, महिलाओं के लिए, तो बस आप ये समझ लीजिए समान कार्य के लिए समान वेतन। इसके लिए इसमें अनुच्छेद 39C है, क्या है, हाँ, ये वाला पॉइंट अनुच्छेद 39D और 39A में है, तो मैंने आपको बता ही दिया। इस समय नागरिक के लिए जीविकोपार्जन के समान का अधिकार, समुदाय के भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण पर इस प्रकार के बटा हो कि सामूहिक हित का सर्वोत्तम साधन हो, कि मतलब सभी हितों का सर्वोत्तम, बस यही इसका मतलब था कि सभी को समान दृष्टिकोण से देखा जाए, सभी की समान जो है आय सुनिश्चित की जा सके, उनके काम, उनको जेंडर के आधार पे कोई भी भेदभाव ना किया जाए। देखो, कुल मिलाकर देखो, इसमें कर्मकारों को, बालकों के बारे में, उसके बाद निःशुल्क कहानी को दिया जाए। ठीक है, साथ में संसाधनों का वितरण सुनिश्चित किया जाए, समान वितरण सुनिश्चित किया जाए, ये भी इसमें प्रावधान था, सुनिश्चित किया जाए, सुनिश्चित किया जाए। तो ये हो गया अनुच्छेद 39 में। ठीक है ना, अब देखिए अनुच्छेद 39 को जिस मैंने का खा में बांटा, तो का खा गा घा करके अलग अलग कर दिया जाता है, तो उसमें महिला और पुरुषों के लिए, तो इसको आप याद रखिए कि 39 जो सी है, डी सॉरी, ये बताता है कि समान कार्य के लिए समान वेतनों की हमें चर्चा करनी है। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। अब हम लोग चर्चा करते हैं अनुच्छेद 40 के संबंध में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, अनुच्छेद 40 जो था, पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन, इसके हम बहुत गहरे से हम लोग चर्चा करने वाले। पंचायतों का गठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ठीक है ना, याद देखिए स्पेशली विलेज पंचायत की बात है। देखिए, राज्य की जिम्मेदारी, देखिए महात्मा गांधी जी कहते थे कि गांव में देश की आत्मा बसती है, देश की आत्मा बसती है। ठीक है ना, तो गांव के निर्माण के लिए, गांव के विकास के लिए हमें पंचायत स्तर पर ही, पंचायतों मतलब स्थानीय स्तर पर ही कोई एक संगठन का गठन करना होगा जो समस्याओं का निराकरण करे। मान लीजिए आपका गांव है, ठीक है ना,
अब आपके गांव में क्या समस्या है ये आपको ही पता है, आपको जो लोकल लोग वहां पे रह रहे हैं, क्योंकि हर गांव की अपनी अलग समस्याएं हैं। अगर हम इनको दिल्ली पे बैठ करके सभी गांव के लिए एक तरह की समस्या का समाधान करेंगे तो ये संभव नहीं होगा। तो इसीलिए पंचायतों का गठन बहुत जरूरी है। तो महात्मा गांधी जी के इस जो ग्रामोदय का विचार था, गांवों का उदय, इससे ये निकल गया कि पंचायतों का हमें गठन किया जाए। तो यद्यपि 30 जनवरी 1948 को गांधी जी का स्वर्गवास हो जाता है, बेसिकली उनकी हत्या हो जाती है, गांधी जी का स्वर्गवास, ठीक है, स्वर्गवास हो जाता है। लेकिन फिर भी, और संविधान लागू कब हुआ? पहली बैठक 9 दिसंबर 1947 को हुई, ठीक है। अब देखिए, कुछ दिन तो ठीक था, मालिक बापू थे, उसके बाद जब आखिरी बैठक तक आते हैं तो गांधी बात कीजिए तो मुश्किल से एक ही डेढ़ महीना रह पाए, 8 दिसंबर से लेकर के 9 दिसंबर 1946 को पहली जो संविधान सभा की बैठक हुई थी ना। तो क्या हुआ, मतलब महात्मा गांधी जी बहुत ज्यादा दिन तक नहीं जी पाए, मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। 1 डेढ़ साल ही रहे, 1 साल 48, हाँ 1 साल 2 महीने। लेकिन फिर भी महात्मा गांधी जी के विचारों से जो संविधान सभा थी वो बहुत प्रेरित थी। तो उन्होंने इसमें मैं अलग अलग छांट के बताऊंगा कौन सा गांधीवादी है, कौन सा समाजवादी है। ये विचार गांधी जी के पंचायतों के गठन से ही, मतलब पंचायतों को गांव के विकास से प्रेरित हुआ। तो अब थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, पंचायतों के बारे में कैसे प्रोसेसिंग हुई। 1957 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया कि भाई कि पंचायतों का गठन कैसे किया जाए, आप कुछ हमको रिकमेंडेशन दी कि किस स्तर से पंचायतों का गठन किया जाए। इसने 1959 में 2 वर्ष बाद अपनी रिपोर्ट दी। तो उन्हें जो भी रिपोर्ट में रहा हो कि भाई हमें पंचायतों का गठन करना हो, फिर तभी, हाँ, इसने 3 स्तरीय पंचायतों का गठन, सबसे महत्वपूर्ण, इसने 3 स्तरीय पंचायतों के गठन की बात की। पंचायतों के गठन की बात की 3 स्तरीय का मतलब, एक गांव स्तर पर, ठीक है, फिर कुछ गांव को मिला करके खंड स्तर पर, और फिर खंड को मिला करके जिला स्तर पर। हाँ, तो ज्यादा राज्यों में यही 3 स्तर चलता है, कुछ कुछ राज्यों में 2 स्तरीय, नहीं तो 3 स्तरीय चलता है। फिर तब सबसे पहली पंचायत 1959 में ही नागौर पड़ता है राजस्थान में, नागौर जिला राजस्थान में कोई ग्राम सभा थी, वहां पे इन्होंने मतलब पंचायती सिस्टम को बेसिकली लागू कर दिया, बस कि अब हमारे देश में पंचायती राज सिस्टम होगा, बस कोई बहुत ज्यादा तब नहीं था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 1977 में बलवंत राय मेहता कमेटी बनी, फिर इसके लिए लगातार कमेटी बनती रही। 1977 में अशोक मेहता समिति बनी, ठीक है ना, अशोक मेहता समिति। इसने द्विस्तरीय पंचायतों की गठन की बात की, कि गठन की अनुशंसा की। खैर इनकी रिकमेंडेशन नहीं माना गया, ग्राम स्तर पे और साथ में जिला स्तर पे, ग्राम व जिला, इन्होंने जो खंड स्तर पे पंचायत समिति बनी इसके गठन की बात इन्होंने, थोड़ा रिकमेंडेशन याद रखना है, वो भी डेट रखना है। उसके बाद 1986-87 के आसपास समिति बनी, लक्ष्मी एल एम सिंघवी थी, लक्ष्मी मनु सिंघवी, एल एम सिंघवी, लक्ष्मी मनु सिंघवी, ठीक है, समिति बनी, एल एम सिंघवी बोलते हैं इनको, कांग्रेस के लीडर हैं अभिषेक मनु सिंघवी, इनके पिताजी थे, बहुत बड़े वकील थे ये। तब सरकार थी, थोड़ा मुझको ये यार 86-87 इसी के आसपास था, तो ठीक है, राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। तो इन्होंने क्या किया कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देनी, भाई लगभग 30 साल पंचायत हो चुकी, 59 से लेकर के 86 तक कोई प्रोग्रेस ज्यादा दिख नहीं रही थी, ठीक है ना। तो फिर इस समिति ने ये पूछा जाता है कि किस समिति ने अनुशंसा की थी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की, तो लक्ष्मी मनु सिंघवी, एल एम सिंघवी समिति, आपको हर जगह एल एम सिंघवी मिलेगा।
ठीक है। तो लक्ष्मीबन सिंघवी जो समिति बनी, इसने किया कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। बहुत बड़ी मांग थी, बहुत जबरदस्त उपलब्धि थी, संवैधानिक दर्जा दिया जाए। ठीक है। तो फिर होता क्या है कि मतलब कोशिश की जाती है, शायद 1990 के आसपास, जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे उस समय, उन्होंने इसको संसद में पास कराने की कोशिश भी की थी, लेकिन पास नहीं हो पाया था। फिर 1991 में 21 मई को हत्या हो जाती है राजीव गांधी जी की, मई में हत्या हो जाती है। ठीक है ना, निधन हो जाता है उनका। तो ये मामला थोड़ा ठंडे बस्ते में चला जाता है। लेकिन 1992 में जब प्रधानमंत्री थे नरसिंहा राव, पीवी नरसिंहा राव, मैं थोड़ा सा आपको ऐतिहासिक बैकग्राउंड बता दे रहा हूँ। नरसिम्हा राव, ठीक है ना, इन्होंने क्या किया, 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेकर के आए और लोकसभा व राज्यसभा में पारित, लोकसभा व राज्यसभा में पारित कराया और राष्ट्रपति के साइन होकर के 73 कॉन्स्टिट्यूशन में 73वां संविधान संशोधन और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 बहुत महत्वपूर्ण है, मील का पत्थर भी बोलते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति साइन करा और संवैधानिक दर्जा दे दिया गया पंचायतों को, संवैधानिक दर्जा। 73 कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत पंचायतों को, मतलब ग्राम पंचायतों को और नगर पालिकाओं को, नगरीय नगर पंचायतों को 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है। ये लागू कब हुआ? 24 अप्रैल। देखिए पंचायती राज दिवस क्यों मनाया जाता है? 24 अप्रैल फिर से आगे करते हैं, 24 अप्रैल 1993 को, ठीक है, पंचायती राज लागू हो गया संवैधानिक संस्थाओं के साथ। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिल गया, लागू हो गया पूरे देश में। इसीलिए पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल की तारीख को, याद रखना। और 1 जून 1993 को ही, थोड़े दिन के बाद, नगर पालिकाओं में भी संवैधानिक प्रावधान लागू हो गया। ये लागू होने की डेट है, पारित तो पहले हो गया, संवैधानिक प्रावधान लागू हो गया। इसमें फिर क्या थे कि इसमें 29 विषय थे, अलग अलग विषय, वो मैंने आपको शायद बताया है या आगे फिर बताऊंगा आपको। 18 विषय इसमें थे। तो ये पूरा था पंचायतों का एक तरह से इतिहास, कि किस तरीके से देश में पंचायत व्यवस्था लागू कर दी गई। ठीक है ना। तो महात्मा गांधी के इस विचार को काफी हद तक गहराई से लिया गया और पंचायती राज व्यवस्था अनुच्छेद 40 के अंतर्गत लागू की गई। तो ये तो मैंने पूरा आपको पंचायतों के बारे में क्लियर कर दिया। ठीक है। थोड़ा डेट का इधर उधर होगा, वो आप देख लीजिएगा। उसे डेट मेरी तरफ से जहां तक है पूरा ही सही है, एक का कहीं गलत हो सकता है, उसको आप देख लीजिएगा। थोड़ा याद रखना कौन सी समिति बनी थी, बलवंत राय समिति। पूरा मैंने आपको जो ऐतिहासिक प्रश्न थी वो पूरा क्लियर कर दिया है। ठीक है ना। यही प्रश्न पूछा था, पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई, 19 मतलब जो संवैधानिक संशोधन कब आया, 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 70। और बता दें आपको, यहीं पे ना 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके लिए 11वीं अनुसूची पंचायतों के लिए भी पूछा था, अनुसूची पंचायतों के लिए, और 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के लिए, ये अनुसूची भी जोड़ी गई। ठीक है। तो ये तभी आज हमारे संविधान में 12 अनुसूची। तो ये हमने कर दिया पंचायतों के अनुच्छेद 40 को, तो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया, बहुत महत्वपूर्ण था। चलिए ठीक है। उसके बाद अब आ जाते हैं अनुच्छेद 41। तो इसमें पता है कि कुछ दशाओं में काम और शिक्षा सहायता पाने का अधिकार, बेसिकली वही बात है, कुछ दशाओं में काम और शिक्षा पाने का अधिकार, पाने का अधिकार मतलब कि अधिक से अधिक, भाई देखो, रोजगार सृजन करना ये सरकार का कर्तव्य है। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, अवसर उपलब्ध कराना ये सरकार का नैतिक कर्तव्य है।
क्या है? नैतिक कर्तव्य, पहली बात, ठीक है। उसके बाद शिक्षा भी, भाई जब बच्चों को आप शिक्षा दोगे तभी तो रोजगार के लायक होंगे, शिक्षा भी उपलब्ध कराया जाए, ठीक है। इसके लिए देखिए सरकार सर्व शिक्षा अभियान चला ही रही है। कौशल विकास योजना सरकार ले रही, कौशल विकास योजना का मकसद यही था कि हम देखिए सभी को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, न सरकारी विभागों में थी नौकरियां, तो हम ये समझना पड़ेगा कि हम युवाओं का कौशल विकास करें और उनको उनके कौशल के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराएं, रोजगार उपलब्ध कराएं। इसीलिए सरकार मेक इंडिया प्रोग्राम लेकर के आई, मेक इन इंडिया, ठीक है, मेक इन इंडिया। तो देखिए, तो कहीं ना कहीं ये अनुच्छेद 41 से ही प्रेरित है। थोड़ा बहुत हमको पता होना चाहिए कि भाई कोई योजना चल भी रही है कि नहीं चल रही है। अनुच्छेद 41, वैसे अनुच्छेद 41 इतना ज्यादा कभी पेपर में आया नहीं, पर आ भी सकता, कोई भरोसा थोड़ी नहीं है, ठीक है। अब देखो अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 42 कहता है काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना, काम के लिए उचित दशा व प्रसूति सहायता, ठीक है। मतलब ये भी है कि हम अपने देश के लोगों को अच्छे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं, ठीक है। देखिए उसके लिए मनरेगा चल ही रहा है, मनरेगा, ठीक है ना, इसमें आपको 100 दिन अब तो बढ़ा दिए, 150 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना है, ठीक है। और केवल उपलब्ध नहीं कराना है, उचित अच्छी दशा में उपलब्ध कराना है, ठीक है, अच्छी दशा में उपलब्ध कराना है। और उसके बाद प्रसूति सहायता, देखिए आपको पता होगा कि महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव की व्यवस्था है, ठीक है, मैटरनिटी लीव, ये भी इसके लिए उनके लिए जो सरकारी क्षेत्र में महिलाएं, लेकिन जो असंगठित क्षेत्र में महिलाएं काम करती हैं उनके लिए भी सरकार, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, 5-6 हजार रुपए शायद 2 किस्तों में नकद देती है, नकद देती है, ठीक है। तो इस तरीके से कह करके कहीं ना कहीं ये सब देखिए, कोई किसी के पास जादू की छड़ी नहीं है। जिस तरह राजनीति दल के लोग कहते रहते मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, हकीकत ऐसा कुछ नहीं। हाँ, अगर धीरे धीरे से प्रयास किया जाए एक एक करके, तो एक दिन ऐसा समय आएगा हम सभी लोगों को रोजगार दे सकते हैं, इसमें कोई दायरा नहीं। सभी महिलाओं को हम अच्छी कंडीशन दे सकते हैं, उसके साथ साथ युवाओं शिक्षा को रोजगार दे सकते हैं, कौशल दे सकते हैं, और ये धीरे धीरे करके ये पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत ये संभव हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 43 की बात करते हैं। देखिए जहाँ ज्यादा चर्चा करने लायक उसको हम काफी ज्यादा चर्चा करते हैं, तो जहाँ कम उसको हम कम ही करता हूँ। अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 43 बोलता है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, ठीक है ना, ठीक है। जो भी मजदूर है, पहले जब ब्रिटिश काल में क्या होता था, कर्मकारों को ले जाया जाता था, उनसे मुफ्त में काम कराया जाता था। तो मैंने जब आप मूल अधिकार बताए थे तो अनुच्छेद 23 बताया था। अनुच्छेद 23 क्या, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है कि बलात् श्रम नहीं किया जाएगा। तो वहां तो ठीक है, वहां ये तो किया नहीं जाएगा। इसके अलावा ये कहा गया कि कर्मकारों के लिए एक न्यूनतम मजदूरी पे किया जाए कि जिनसे उनके जीवन का कम से कम निर्वाह तो हो सके। ये देखिए शब्द क्या दिए गए, निर्वाह, ठीक है। तो इसके लिए देखिए अब अभी तो ऐसा तो नहीं कोई भाई कानून नहीं बन पाया है कि सभी कर्मकारों को निर्वाह दिया जाए, लेकिन आप देखते हो कि मनरेगा में लिमिट में काम, मनरेगा में काम दिया ही जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप और देखें तो लगातार सरकार योजनाएं अपनी कुछ न कुछ योजनाओं को चलाती ही रहती है। अलग अलग राज्यों की सरकारें अपने यहाँ के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती रहती। अब तो इतना आ गया कि अब केंद्र में भी, केंद्र राज्य सरकार ना, अब जैसा मनरेगा ये गांव के लिए था, अब शहरों के लिए भी मनरेगा जैसी योजना आने वाली है, ये भी शहरों के लिए ऐसी आती, ठीक है।
मनरेगा का नाम कुछ और रहेगा, लेकिन रहेगी लगभग मनरेगा जैसी योजना, लगभग मनरेगा जैसी योजना। वहां तो रूरल के लिए, अर्बन के लिए मनरेगा जैसी योजना। तो कहीं ना कहीं सरकार ने प्रयास किए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अभी भी हमको इस मामले में बहुत कुछ करने की जरूरत है। अभी बहुत सारे मजदूर लोग ऐसे हैं जिनका उनका निर्वाह जीवन भी नहीं हो पाता है, ठीक है। तो हमें अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना है, सरकार को ये काम करना चाहिए। फिर 39 का बाद में जोड़ा गया कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। 43 क्या कहता है, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। इसको मैं अलग कर देता हूँ। देखिए, अनुच्छेद 43 बी, 43 ए सॉरी, ठीक है ना। तो 43 का बोलते, इसको कहते कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। मतलब कहने का मतलब यह है कि हम एक तरीके से लोकतांत्रिकरण को बढ़ावा दें, कि मतलब भाई उद्योग संधि है, उसमें केवल जो बड़े, ठीक है, जो रोजगार को चला रहे हैं, जो उद्योग में बड़े जो भी उसमें एक तरीके से निवेशक हैं, लेकिन उसमें लोगों की भी भागीदारी सुनिश्चित की। लोगों मतलब यहाँ पे जो कर्मचारी हैं, ठीक है ना, उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए, तभी उनकी समस्याओं को रीड किया जा सकता है। भागीदारी सुनिश्चित की जाए, ठीक है ना, सुनिश्चित किया जाए, तभी क्या होगा, उनके हितों की पूर्ति हो सकेगी, कि उन्हें समय पर वेतन मिल लगेगा, अच्छी कंडीशंस मिल सकेगी, उसके साथ साथ त्योहार वगैरह में जो बोनस मिलता है वो मिल सकेगा, ठीक है ना, पूर्ति हो सकेगी। ये सरकार के नैतिक काम है एक तरीके से, इसीलिए इसको राज्य के नीति तत्वों में शामिल किया गया। फिर ये मैंने आपको बताया जब 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के अंदर जोड़ा गया, ठीक है। और फिर अगला है अनुच्छेद 43 बी, सहकारी समितियों के संबंध में। सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना। क्या देना? प्रोत्साहन देना। देखिए, 2011 में 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसके अंतर्गत सहकारी समितियों को मूल अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों में जोड़ा गया। राज्य की नीति निर्देशक तत्व दोनों में, निर्देशक तत्व, मैंने इसको राज्य मूल अधिकारों को भी जब आपको पढ़ा रहा तब बताया था मैंने, तत्वों में जोड़ा गया, ठीक है। क्या किया गया? जोड़ा गया। तो देखिए, सहकारी, वर्तमान में तो सहकारी समिति एक सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है, जिसके मंत्री हैं श्री अमित शाह जी, सहकारिता मंत्रालय। ठीक है, सहकारी का मतलब होता है ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पे काम करता है, कि सभी लोग अपना कुछ योगदान करें, मतलब जितना हो सकता है, और फिर जो लाभ हो वो सभी में समान रूप से वितरित किया जाए उनके अंशदानों के आधार पे। इससे क्या होता है कि कभी भी किसी भी संगठन में अस्थिरता नहीं होती या आपसी झगड़े नहीं होते। तो सहकारिता का मतलब यही है, कोऑपरेटिव कमिटीज, मतलब एक दूसरे के सहयोग की भावना का विकास। अमूल जो दूध आता है, अमूल दूध पीता है इंडिया, उस सहकारिता से ही शुरू हुआ था। आज देखिए पूरे देश में, पूरी दुनिया में भारत को नंबर 1 बना दिया दूध के उत्पादन में। भारत को नंबर 1 बनाया दूध के उत्पादन में, बनाया दूध के उत्पादन में, ठीक है ना। वर्गीज कुरियन जी का योगदान बहुत बड़ा था फ्लड क्रांति लाने में। तो मैं इस सब वर्गीज कुरियन जी का, ठीक है,
तो देखिए, तो सहकारिता कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये हमारे सामने है, इसलिए अनुच्छेद 43 में ला करके सहकारिता को जोड़ा गया। ठीक है, इतना हमको पता होना चाहिए। अब हम लोग करते हैं अनुच्छेद 44 की बात। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर चर्चा में रहता है। अनुच्छेद 44 कॉमन सिविल कोड, इसको मैं थोड़ा देर तक इसको डिस्कस करूंगा। क्या है? समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड। ठीक है, देखिए पहली बात तो समान नागरिक संहिता क्या है? समान, सॉरी नागरिक लिख दिया मैंने, समान नागरिक संहिता। देखिए, समान नागरिक संहिता का मतलब होता है भारत के सभी नागरिकों को गोद लेने, कोई बच्चा गोद लेना है, उत्तराधिकार, 3-4 शब्द याद रखिएगा, विवाह, तलाक जैसे मामलों के लिए समान कानून हो। देखिए अभी क्या है ना कि अगर हम गोद लेना चाहते हैं तो हमको हिंदू कानून ला के अनुसार, उत्तर विवाह या तलाक करते हैं तो हिंदुओं के कानून के अनुसार। ठीक है, कोई निकाह करता है मुस्लिम है तो इस्लाम के अनुसार, सिख है तो उनका अपना सिख के अनुसार है। तो नागरिक जो संहिता है, नागरिक संहिता मतलब नागरिकों का जो कोड हो, नागरिकों को जो तरीके हो गोद लेने का, उत्तर, ये सब एक जैसा होना चाहिए। ठीक है ना, यूनिफॉर्म, इसको बोलते यूनिफॉर्म भी बोल देते कई बार, कॉमन सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म क्या होता है? सभी की जो फॉर्म है ड्रेस से समान होनी चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, तो यूनिफॉर्म होना चाहिए कि सभी के गोद लेने, उत्तराधिकार के संबंध में सभी नागरिकों का समान होना चाहिए। 4 पॉइंट याद रखना, गोद लेना, उत्तराधिकार लेना। तो देखिए ये निबंध भी आ सकता है, मैंने निबंध इस पे मतलब लिखा था एक बार, तो आपको भी आ सकता है। तो समान नागरिक संहिता लगातार चर्चा में रहता है, अनुच्छेद 44 में दिया गया है। तो इसके बारे में व्याख्या, क्या समान नागरिक संहिता देश में लागू हो सकती है? देखिए अभी भी गोवा में लागू है, पूरे देश में केवल गोवा है जहाँ पे लागू है। उत्तराखंड में सरकार ने इसके लिए कानून पारित कर दिया, उत्तराखंड की सरकार ने इसके लिए कानून पारित कर दिया, इसके लिए कानून पारित कर दिया। और राज्य भी है इसमें कोशिश कर रही है, खासतौर से जो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे सरकार है। ठीक है, तो देखिए समान नागरिक संहिता अगर देश में लागू हो जाए तो ये इससे क्या होगा पता है? इससे बहुत सारे कानूनों पे जो उलझ जाते हैं, आप मामले कोर्ट में चल रहे हो, ये काफी हद तक हट जाएंगे। आसानी से आप किसी को गोद ले सकेंगे, विवाह में आसानी से होगी, उत्तराधिकार को लेकर के, तलाक को लेकर के। लेकिन इसके कई पहलू विपक्ष के भी सामने आ जाते हैं कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में क्या ये संभव है कि हम सभी धर्मों को एक तरीके से ट्रीट करें? सबके अपने जीवन शैली है, इस्लाम की अलग है, हिंदुइज्म की अलग है, सिख की अलग है, तो क्या ये संभव है? तो इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न हैं, हम उसमें नहीं चर्चा करेंगे। तो ये है, सरकार का कर्तव्य होगा कि समान नागरिक संहिता को लागू कराए, अगर संभव हो सके तो लागू कराए। ये संविधान जो निर्माता थे उनका ये मानना था, तभी उसको इन्होंने 1944 में शामिल किया राज्य के नीति निर्धारक तत्वों में, कि जब सरकार को ऐसा लगता है कि देश में लागू किया जाना चाहिए तो लागू किया जाता है। लेकिन देखिए अगर हम इस संविधान अनुच्छेद को देश में लागू करें तो अच्छी बात है, कुछ भी गलत इसका परिणाम नहीं होगा। लेकिन हमको सभी से बातचीत करके, सभी को एक विश्वास में लेकर के कि आपके साथ कोई भी, किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के आप हो, कोई भी आपके साथ इनजस्टिस नहीं होगा, सभी को विश्वास में लिया जाए बातचीत के माध्यम से, और सभी की स्वीकार्यता को सुनिश्चित किया, सभी नहीं तो अधिकतम लोगों की स्वीकार्यता सुनिश्चित करने के बाद हम समान नागरिक संहिता को लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, इतना जरूरी था जितना मैंने इसमें आपको बता दिया। अब अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 मैंने आपको बताया कि 14 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराना निःशुल्क,
शुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना, ठीक है ना, उपलब्ध कराना। तो इसके लिए तो देखिए सर्व शिक्षा अभियान में हम लोग कितना सारा खर्च कर ही रहे हैं, सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। उसके बाद पहले ये 6 वर्ष तक के बालकों के लिए था, बाद में 6 से 14 को जोड़ करके 14 कर दिया गया। हमने देखा आंगनबाड़ी में, आंगनबाड़ी, ठीक है, में बच्चों की देखरेख होती है, बच्चों की देखरेख होती है, ठीक है। उसके बाद जो हम नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए 2020 में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें भी बच्चों के देखरेख का प्रबंध की बात की गई है। तो इतनी थोड़ी बातें आप लिख सके जितना भी आपको पता हो या आ सके, ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 46 की। देखिए अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 46 क्या कहता है, 46 क्या कहता है कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, देखिए यहाँ डायरेक्ट SC ST पे फोकस किया गया, अनुसूचित जनजाति में या अन्य दुर्बल वर्गों, अन्य दुर्बल वर्गों में, यहाँ पे आप OBC को ले सकते हैं, अन्य में दुर्बल वर्गों की शिक्षा व स्वास्थ्य में सुधार का प्रयास करेगी, शिक्षा व अर्थ संबंधी, अर्थ संबंधी सुधार में प्रयास, सुधार के प्रयास होने चाहिए, ठीक है। ये तो सबको पता है कि भाई आज भी देश में SC ST का स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी दूसरे वर्गों की है, खासतौर से सामान्य वर्ग जिन्हें हम सवर्ण कहते हैं, ठीक है ना। महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, अन्य दुर्बल वर्ग में आप मान सकते हैं महिलाओं के बारे में, OBC के बारे में है, ठीक है ना, अन्य पिछड़ा वर्गों के बारे में। तो देखिए हमने जो शिक्षा, इसमें क्या कि शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी हम शिक्षा, तो देखिए शिक्षा के लिए हमने 14 वर्ष तक मुफ्त ही शिक्षा कर रखी है, 14 वर्ष तक सभी को मुफ्त शिक्षा, सभी गांव में आपको प्राथमिक विद्यालय मिलेंगे। तो हमें शिक्षा का मतलब है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने की जरूरत है, ठीक है, सभी की शिक्षा। उसके बाद स्वास्थ्य के लिए देखिए हम लगातार योजना कुछ ना कुछ चलाते रहते हैं, 5 किलो फ्री अनाज दिया जा रहा है। उसके साथ साथ कई बार आप देखेंगे कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती हैं, जैसा झारखंड स्टेट गवर्नमेंट है, तो SC ST के लिए अलग से योजनाएं सरकारें अपने स्तर पर चलाती रहती हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई प्रयास नहीं किए गए, लेकिन अभी हमें और भी बहुत प्रयास करने की जरूरत। अगर 1-2 योजना याद हो तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ठीक है। ये अनुच्छेद 46 में इतना ही था, और साथ में जो भी अगर योजना कभी याद है तो फिर ऐड ऑन कर लेंगे। मेरे पढ़ाने में जो चीज जिसे मैं पढ़ाता हूँ, कई चीज मैं भी भूल जाता हूँ पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है ना। तो उसको आपको कहीं दिख जाए तो आप थोड़ा सा स्पेस रखें, ऐड ऑन कर लिया करें चीजों को। इससे क्या होता है कि अपडेट रखें खुद को, ठीक है ना। मैं भी अपडेट कराता रहूंगा, प्लस आप भी अपना अपडेट करते रहें, ये बहुत जरूरी होता है। अब देखते हैं, बात करते हैं अनुच्छेद 47 के संबंध में। कोई मुझे भी अगर पूरी दुनिया में इतना ज्ञान है तो मुझे इतना भी नहीं आता, इतना भी नहीं आता, ठीक है ना। तो जितना मुझे लेकिन आता है मैं उतना आपको बता दूंगा, और आपको अगर लाभ हो जाए तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी, आपके लिए भी और मेरे लिए भी, ठीक है ना। देखिए कोई फीस नहीं, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब समझ सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं सारी चीज़ आपको एकदम अच्छी अच्छी बता दूँ, हो सकता है कुछ मुझे भी ना आता हो, तो आप उसको अपडेट कर लेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 47, सॉरी अनुच्छेद 47 बात करते करते मैं देखिए अपने वीडियोज में कभी बात नहीं करता इधर उधर की, पढ़ाता ही रहता हूँ, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी हो जाता है थोड़ा बहुत बात करनी पड़ जाती है, ठीक है। अनुच्छेद 47 कहता है कि पोषण स्तर और जीवन के स्तर उठाने के लिए लोक स्वास्थ्य का सुधार करना राज्य का कर्तव्य होगा। पोषाहार व जीवन स्तर को सुधारना, जीवन स्तर को सुधारना। देखिए हमारी संस्कृति में कहा गया है स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, स्वास्थ्य
सबसे बड़ा धन है। ठीक है, हेल्थ। ठीक है, ऐसे स्वास्थ्य ऐसे हो जाता है। ठीक है ना। तो देखिए, तो इसके लिए सरकार अलग अलग योजनाएं चलाती रहती है। पोषक तत्व, अभी इस समय सरकार क्या चला रही है, 2023 का मोटे अनाज का वर्ष। इसका क्या मतलब है कि हम मोटे अनाज के प्रति अपनी जो पहले हमारी सनातन संस्कृति है उस तरफ हम लौटें और लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करें, और साथ में सरकार वो सारे प्रबंध करे कि लोगों तक जो स्वास्थ्य के लिए जरूरी पोषाहार वो उपलब्ध हो सके। इसके लिए हमें कहीं ना कहीं लोगों की आय को बढ़ाना। भाई लोगों की आय बढ़ेगी तभी तो, सब देखिए एक दूसरे से लिंकेज है। लोगों की आय बढ़ेगी, रोजगार सृजित होगा, तभी तो लोग अपने लिए खरीद पाएंगे। नहीं तो लोगों को यही नहीं रहेगा कि भाई जब हमारे जीवन निर्वाह ही हमें नहीं हो पा रहा तो हम स्वास्थ्य के लिए कैसे सोचे। तो सभी को पोषाहार उपलब्ध कराना, जीवन को एक अच्छा स्तर, एक अच्छा जीवन स्तर देने का सभी को प्रयास करना चाहिए। सरकार को इसके लिए प्रयास करने चाहिए। हमेशा सारी सरकारें करती हैं, वर्तमान केंद्र सरकार भी कर रही है, जितना हो सकता है सरकारों द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 कहता है कृषि और पशुपालन का संरक्षण। कृषि और पशुपालन का संगठन। देखिए, अगर आप इसको थोड़ा अनुच्छेद 40 से मिला के पढ़ें तो पंचायतों का गठन किया जाता है। ठीक है ना। तो पंचायतों का गठन और अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन। भाई भारतीय संस्कृति का अध्ययन जो था, भारतीय संस्कृति क्या है, कृषि और पशुपालन, ये भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग है। आज भी रोजगार का लगभग 54% इन्हीं से आता है। कृषि और पशुपालन में देश के रोजगार का 54% लगा हुआ है। तो बहुत जरूरी है कि सरकार ये प्रयास करे कि हमारी कृषि उन्नत हो, कृषि उन्नति की ओर बढ़े। ठीक है, और ये तभी संभव होगा जब हम पशुपालन को भी अच्छा बनाएं। पशुपालन जो होता है वो किसानों की आय का एक अलग साधन होता है और साथ में वर्ष भर रोजगार उपलब्ध कराता है। अगर मान लीजिए कोई पशु है, स्वस्थ पशु है, तो वो क्या करेगी, किसान उसको पालेगा, फिर उसका दूध मिलेगा, उस दूध को उससे उत्पादन होगा, उसको बेच करके वो अपनी आय सुनिश्चित कर सकता है। पशुपालन का उपयोग मांस के लिए भी किया जाता है। अभी तो अब तो हल का इस्तेमाल किया जाता है, नहीं तो पहले कृषि में बहुत सारे पशुपालन का ही, जैसे बैल हो गया, इनका काम किया जाता था। तो देखिए, आज की दृष्टिकोण से थोड़ा मत सोचिए कि नहीं आज को पशु की जरूरत ही नहीं हमको, हम सारे काम ट्रैक्टर ने, उस समय के हिसाब से आप ठीक सोचिए। तो वैज्ञानिक तरीके से कृषि करें, किसानों को अधिक से अधिक संसाधन उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, उसके बाद फिर किसानों को वो स्थिति उत्पन्न कराई जाए जिससे कि वो अपना अधिक से अधिक उत्पादन कर सके और साथ में लाभ कमा सके। इसीलिए देखिए सरकार कृषि, सिंचाई, ठीक है, खाद, बीज, बिजली, ठीक है, सब चीज की उपलब्धता सुनिश्चित करती है ताकि हमारा कृषि में उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ सके। इसीलिए हरित क्रांति भी लाई गई, हरित क्रांति। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से अनुच्छेद 48 के प्रेरित था कि कृषि और पशुपालन के संगठन को मजबूत किया जाए। इसको मैं अनुच्छेद 40 बाद में इसलिए लिखा कि अनुच्छेद 44 अगर पंचायत स्तर पे ये समझ होगा, पंचायत हमारी मजबूत होंगी तो उसका लाभ हम कृषि एवं पशुपालन को भी होगा, कृषकों को भी होगा, पशुपालकों को भी होगा। देखिए आजकल सरकार अनेक गौशालाओं का निर्माण करा रही, इसके साथ साथ पशुपालन के लिए अलग से इंसेंटिव दे रही है कि आप पशुपालन के लिए अधिक से अधिक किसान जो है वो मतलब उत्साहित हो। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। ये भी कहीं ना कहीं गांधीवादी विचारधारा से ही एक तरीके से प्रेरित है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 48 ए। अनुच्छेद 48 ए ये जोड़ा गया 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा
पर्यावरण का संरक्षण, किसका? पर्यावरण का संरक्षण, यूपीपीसी में आया भी था, पर्यावरण का संरक्षण के संबंध में, ठीक है। संरक्षण, संवर्धन, ठीक है, कामा तथा वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा, तथा वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा। देखिए 1972 के बाद 71 के बाद, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण को लेकर के काफी पूरी दुनिया में काफी जागरूकता आने लगी थी। 1971 के बाद पूरी दुनिया में पर्यावरण संरक्षण को लेकर काफी जागरूकता आई। काफी जागरूकता है, ठीक है। अलग अलग सम्मेलन होने लगे, मैं सब को आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, इन्वायरमेंट जागरूकता आने लगी, ठीक है। 1972 में भारत में भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया, वन्य जीवों का संरक्षण किया जाए, ठीक है ना। तो ये तभी हो सकता था जब हम इसको संविधान में शामिल करें। तो उसमें प्रधानमंत्री हुआ करती थी इंदिरा गांधी जी ने, उन्होंने क्या किया, ये पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन को उठा करके अनुच्छेद 48A में डाल दिया, ताकि सरकार इस बात के लिए एक तरीके से विवश हो कि हमें अपने पर्यावरण का संरक्षण, या एक तरीके है कि उत्साहित हो बल्कि कि हमें अपना पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पर्यावरण का संरक्षण ही हमारा संरक्षण है, पर्यावरण हमारा संरक्षण करता है और हम पर्यावरण का संरक्षण करके मानव जीवन को धरती पे या कम से कम भारत के दृष्टिकोण से अच्छा बनाए रखें। तो यही बाद में ये सुधार बाद में परिषद सम्मेलन वगैरह होती है, सब मैं आपको जब इन्वायरमेंट पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब देखिए ये बाद में जोड़ा गया था 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के दौरान। अब देखिए अनुच्छेद 49 कहता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण, ठीक है ना। देखिए इसका मतलब ये कि जितने भी हमारे राष्ट्रीय महत्व के संरक्षण, चाहे तो लाल किला हो गया, उसके बाद ताजमहल हो गया, जितने भी आप देख रहे हैं मॉन्यूमेंट जो भी हमारे हैं, ठीक है, उनका संरक्षण किया जाए। होता क्या था कि हमारे देश के लोगों में एक स्वभाव है कि जाएंगे गंदगी फैलाएंगे, लेकिन कभी भी किसी संस्थान के प्रति अपना भाव एक तरह से राष्ट्रवादी रूप नहीं रखते हैं कि हम तो इसको बाद में मतलब उनको शामिल करना पड़ा। भाई संविधान विशेषज्ञ भी जानते थे कि जब तक इसको हम एक तरीके से शामिल नहीं करेंगे तो राज्य भी जागरूक नहीं होगा इनके स्मारकों के संरक्षण के लिए। तो उन्होंने अनुच्छेद 39 में शामिल करके राज्य को प्रेरित के लिए कि राज्य ही नहीं जनता का भी जिम्मेदारी बनती है कि इन संस्थानों का संरक्षण किया जाए। आपको मैं बता दूं इन संस्थानों से पूरे सरकार को साल भर में एक बड़ी आय, सरकारों को बड़ी मात्रा में टिकट जो खरीदे जाते हैं उनसे आय होती है, ठीक है ना, होती है। उत्तर प्रदेश सरकार अकेले 200 करोड़ रुपए से ज्यादा सालाना केवल ताजमहल से संग्रहित करती है। तो जब ये संस्थान सरकारों के लिए इतने महत्वपूर्ण है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इन संस्थानों का संरक्षण करे। इसीलिए बता दें पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, पुरातात्विक सर्वे करती है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, भारत का पुरातात्विक सर्वे, भारत की पुरातात्विक सर्वेक्षण संगठन, ठीक है ना, आर्कियोलॉजी, ठीक है। तो देखिए इसका काम ही है कि जितने भी ऐतिहासिक इमारतें हैं उनको संरक्षित किया जाए और साथ में उनको अधिक से अधिक दिनों तक के लिए, 1000 साल की है, कोई 500 साल की है, कोई 600 साल की है, आने वाले समय में जितने अधिक उतना संरक्षण कर लेंगे वो उतने अधिक से अधिक समय तक रहेगी और साथ में सरकार को भी इसके लाभ होता है, पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी था, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद हम लोग चर्चा करते हैं
50 की, 50 कार्यपालिका व न्यायपालिका के कार्यों का विभाजन। देखिए मैं आपको बताऊं कि राजतंत्र और लोकतंत्र, ये है एक राजा, क्या है, राजा है, अकेला है सब कुछ। और लोकतंत्र में क्या होता है, राजतंत्र में कार्यपालिका, ठीक, विधायिका व न्यायपालिका तीनों एक हो जाता है, एक ही व्यक्ति, ये होता है राजतंत्र। पहले क्या होता था, राजा जो चाहता था कानून बनाता था, जो चाहता था लागू कराता था, जो चाहता था दंड देता था। तो कार्यपालिका, न्यायपालिका व विधायिका तीनों एक ही होता था। लोकतंत्र में क्या होता है, ये तीनों अलग अलग होते। कार्यपालिका का काम होगा कानून को लागू करना, विधायिका कानून बनाएगी और न्यायपालिका उन कानूनों पर नजर रखेगी, ठीक है। तो मॉन्टेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉन्टेस्क्यू दार्शनिक था बहुत बड़ा, मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण, मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण के अंतर्गत कार्यपालिका, ठीक है, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और साथ में लेजिस्लेटिव हो गया विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव, इन तीनों को अलग अलग किया गया, ठीक है। यहीं से प्रेरणा मिली भारत को। तो भारतीय जो संविधान निर्माता थे उन्होंने इसको लागू कराया, अनुच्छेद 50 को, इसमें अंतर्गत कि हमारी कार्यपालिका न्यायपालिका दोनों अलग होगी। आप देखिए यहाँ पे कार्यपालिका न्यायपालिका बाद हमारी कार्यपालिका न्यायपालिका विधायिका अलग, तीनों अलग है। ये अलग बात है कि न्याय कार्यपालिका के सदस्य न्यायपालिका से विधायिका चुने जाते हैं, और लेकिन फिर भी अलग है। और देखिए कार्यपालिका और न्यायपालिका तो बिल्कुल अलग है। ऐसा नहीं कि जज जो है वो जाकर के कानून को लागू कर रहा है, नहीं, जज केवल निगरानी रखता है कि क्या काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जुडिशरी केवल उस पर एक तरीके से चेक एंड बैलेंसेज रखती है कि सरकार जो काम कर रही है या कार्यपालिका जो कानून को लागू करा रही है ये कल्याणकारी राज की अवधारणा के अनुरूप है कि नहीं है। तो ये हो गया, ठीक है। और शक्तियों का पृथक्करण कभी भी देश में एक तानाशाह की स्थिति उत्पन्न होने नहीं देता है। तानाशाह कैसे, राजा कैसे तानाशाह हो जाता है, जब उसी के पास सारे अधिकार रहेंगे तो निश्चित रूप से तानाशाह हो ही जाएगा। तो ये एक तरीके से नियंत्रण को रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम लोग चर्चा कर ले अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 बीच के लिए क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा। ये पूछा गया यूपीएससी विशेष में, शांति व सुरक्षा के लिए उपाय करना, की वृद्धि करना के लिए प्रयास करना। देखिए जब देश आजाद हुआ तो पूरी दुनिया दो भागों में विभाजित थी, एक यूएसए के अंडर में, यूएसए के नेतृत्व में, और दूसरी यूएसएसआर के नेतृत्व में, ठीक है ना। तो भारत पे भी दबाव था कि भारत इधर जाए कि इधर जाए। तो भारत ने क्या किया कि एक गुटनिरपेक्षता, कभी मैं आपको गुटनिरपेक्षता की बात, मतलब हम दोनों के साथ भी रहेंगे और दोनों से दूर भी रहेंगे, जरूरत पड़ेगी तो इसके बाद ये गुटनिरपेक्षता, मतलब कई बार लोग कंफ्यूज समझते हैं कि मतलब किसी गुट में शामिल, इसका ये मतलब नहीं था। इसका मतलब था हम अपने अनुसार गुटबंदी करेंगे कम, बस ये था, रियल में ये मतलब था। लोग समझते क्या कि किसी गुट में शामिल होना नहीं है। गुटनिरपेक्षता का मतलब ये था, पंडित जवाहरलाल नेहरू और साथ में 2-3 और जैसा चेकोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति वगैरह ने, उनको मतलब ये था कि दुनिया को देखने के लिए तो लगेगा हम किसी तरफ नहीं, हकीकत ये है कि हम अपने हितों के अनुरूप ही मतलब निर्णय लेंगे। तो देखिए कई बार हमने देखा कि हम यूएसएसआर के ज्यादा करीब रहे बहुत सालों तक, लगभग 50 सालों तक, ठीक है ना।
आज भी गुटनिरपेक्षता को भारत, अब तो खैर ये तो आप सांघिक लोग बोल रहे हैं इसको, लेकिन हमारी यही नीति है कि हम अपने हितों के अनुसार किसी के साथ भी नहीं है और किसी के खिलाफ भी नहीं, हम अपने नीतियों की तरफ है बस। तो कभी मैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन आपको बताऊंगा कि दोनों से समान दूरी बनाए रखना, आपसी भेदभाव नहीं करना, शांतिपूर्ण से अस्तित्व से रहना, कई चीजें इसमें प्रावधान है, मैं कभी इसको बताऊंगा आपको। तो भारत देखिए, मतलब कितने ज्यादा जो हमारे संविधान निर्माता थे, कितने ज्यादा एक तरीके से दूर का सोचते थे। उन्हें यह पता था कि अगर सरकार को ये इसके लिए जागरूक कर दिया कि आप केवल भारत का ही नहीं सोचेंगे, हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा पे विश्वास करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा पे विश्वास करते हैं, पूरी दुनिया हमारा परिवार है, और भारत जैसे देश की जिम्मेदारी है, जो कि आज 142 करोड़ जनसंख्या है, कि जिम उसमें तो नहीं, तो उसमें तो 40 करोड़ थी, 35-40 करोड़ की जिम्मेदारी है कि पूरी दुनिया में शांति की स्थापना करने का प्रयास करे। कोई भी अशांति के खिलाफ जो प्रयास हो, उसको हर हाल में मतलब उसको खत्म करने का प्रयास करे, और शांति की स्थापना, ये तो महात्मा गांधी जी का विचार है, शांति में हिस्सा। तो इस तरीके से करके मतलब बहुत जरूरी है ये वाला डिबेट। तो देखिए, आज हमने साथ में जो अंतरराष्ट्रीय विवादों पे एक तरह मध्यस्थता की भूमिका निभाए, भारत निभाता भी है। देखिए, बहुत सारे विवादों पे मतलब इस समय तो क्या है कि कोई किसी का सुन ही नहीं रहा है, ठीक है। देखिए क्या युद्ध हो रहे हैं, दो जगह युद्ध हो रहे हैं पूरी दुनिया में, यूक्रेन रूस भिड़ रहे हैं, इसराइल फिलिस्तीन की मध्य युद्ध चला है, लेकिन पूरी दुनिया आंख बंद करके बैठी है, क्योंकि सबको अपने अपने हितों का लग रहा है, भाई हम भिड़ करके वहां उसमें क्यों जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा था कि ये राज्य का कर्तव्य होगा कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रबंध करे, और भारत ने सदैव किया भी है। इस तरीके से देखिए, हमने लगभग 2 घंटे का वीडियो होने वाला है, ठीक है। मैंने आपको पूरे राज्य के नीति नेतृत्व पूरा कंप्लीट कर दिया। अब इसमें ना थोड़ा सा कुछ अनुच्छेदों को मैं अलग कर देता हूँ। देखिए, कई बार क्या करता है कि गांधीवादी को अलग पूछ लेता है कौन कौन से हैं, ठीक है। तो एक बार मैं एक जगह एक ग्राफ बना देता हूँ एक उसमें, कि कौन गांधीवादी अनुच्छेद थे, गांधीवादी जो नीति नेतृत्व कौन कौन से हैं, ठीक है ना। आर्टिकल मैं केवल लिख दे रहा हूँ, तो आप इसको एक बार देख लेंगे, उसमें मैंने सारा बहुत व्याख्यात्मक पढ़ा दिया है। उदारवादी कौन कौन से थे ना, और साथ में समाजवादी कौन कौन से, कई बार दे देता है, तो थोड़ा सा इसका अनुच्छेद एक बार देख लेंगे आप, बाकी तो सारी चीजें मैंने इसमें बता दी। तो देखिए, गांधीवादी में आ जाएगा अनुच्छेद 40, ठीक है। कौन कौन से, अनुच्छेद 40 पंचायतों के गठन के बारे में इसमें चर्चा की गई है, ठीक है ना। उसके बाद अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 इसको बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, अनुच्छेद 43, ठीक है। तीसरे नंबर पे अनुच्छेद 43B, ठीक है। चौथे नंबर पे अनुच्छेद 46 जाति अनुसूची SC ST के लिए, अनुच्छेद 46, ठीक है ना। 7वें नंबर पे अनुच्छेद 47 स्वास्थ्य को नुकसान सहायक नशीली दवाओं, मदिरा, औषधि, ये वाला मैंने थोड़ा कम बताया लग रहा है। देखिए, अनुच्छेद 47 जो स्वास्थ्य के बारे में ना, तो जो मदिरा पेय ये भी है, इन पर नियंत्रण की बात इसमें की गई है। स्वास्थ्य की बात मैंने उसमें की थी अनुच्छेद 47, ठीक है ना। तो इसका यही मतलब था कि पोषण स्तर को सुधारा जाए। तो इसका एक ये भी मतलब निकल के आता है कि अनुच्छेद 47 में ये प्रतिबंध है कि स्वास्थ्य के लिए जो नुकसानदायक हो, मदिरा हो गया, वो हो गया ना, नुकसानदायक नशीली दवाओं, इन सबको इनका इस्तेमाल नहीं करना है। एक भी जो अनुच्छेद 48 में, थोड़ा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अनुच्छेद 48 में ना, यहाँ पे और भी है, गोवध का निषेध है, गोवध का निषेध अनुच्छेद 48 में, आप ये बात को ध्यान रखें। गोवंश आज भी देखिए बहुत सारे राज्यों में जो है ना, निषेध ऐसे लिखा जाता है, निषेध, कि गोवंश मतलब गाय को हम लोगों ने माता माना है, तो इसीलिए गाय को वंश मतलब नहीं होने देना है, हमें गाय को संरक्षित करना है। देखिए, सरकार इस दिशा में अच्छा काम कर भी रही है। तो देखिए, एक और चले जाते हैं हम इसमें, हाँ, मदिरा पेय या जो स्वास्थ्य को नुकसानदायक वर्तन मदिरा पेय पर
प्रतिबंध होना चाहिए, ठीक है ना। है तो नहीं ऐसा, क्योंकि इसी से सरकार क्या होती है, लेकिन सरकार ये कोशिश करे कि जो शराब वगैरह है इनको बंद किया जाए। तो ये बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 47 नशीली दवाएं हैं, नुकसानदायक शराब है, इसके बारे में मतलब ये बंद रहना चाहिए। इनका तो नाम ही सुनकर घिन आता था भाई, मन घिनाने लगता। तो देखिए ठीक है, यहाँ पे ये छूटा रहा था, मैं इसको थोड़ा सा बता दिया। अनुच्छेद, उसके बाद अनुच्छेद 48 पूरा, ठीक है ना। ये सब एक तरह से गांधीवादी सिद्धांतों पे आते हैं। उसके बाद उदारवादी बौद्धिक में कौन सा आ जाएगा, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 बहुत अच्छे से मैंने इनको बताया आपको क्या क्या किया। अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 तीसरा, अनुच्छेद 46, 48 सॉरी, यहाँ पर भी है देखिए, वहां पर भी है ना, तो इसको वहीं पर रहने देते हैं। अनुच्छेद 48A यहाँ पे रहने देते हैं। अनुच्छेद 48 ये बता रहे, कई बार इधर उधर मिक्स भी हो जाता है और कई बार छाड़ने के लिए दिया आता है, तो आप इसको ताकि छाड़ सके। अनुच्छेद 50, ठीक है, कर कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच मतभेद के बीच जो एक तरीके से अलगाव होना चाहिए। उसके बाद अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, इसमें कौन कौन सा है, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 48 है, 38 है सॉरी, ठीक है ना, अनुच्छेद 38। कि लोक कल्याण के वृद्धि के लिए सामाजिक आर्थिक वाला जो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। अनुच्छेद 39 सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो हित है। अनुच्छेद 39 का समान न्याय के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 का समान न्याय के लिए समान का, महिलाओं के लिए जो उचित दशा हो, अनुच्छेद घा बताया था, का गा घा, ठीक है ना, अनुच्छेद 39 घा, ठीक है ना। उसके बाद चौथा इसमें आ जाएगा कि अनुच्छेद 42 काम के लिए, अनुच्छेद 42 काम के लिए सभी अच्छे अवसर उपलब्ध कराना। और पांचवा जो है अनुच्छेद 47, यहाँ पर भी देखिए दिया गया अनुच्छेद 43 का भी खाली है, 43 का। तो ये थोड़ा सा आप देख लेंगे, कहीं में उदारवादी में, समाजवादी में एक तो ये थोड़ा मिक्स भी रहता है, कहीं आपको इधर मिल जाएगा, कोई देखिए यहाँ भी 43 मिल गया आपको, यहाँ भी मिल गया, तो थोड़ा सा दिया था उसमें आप देखेंगे तो लक्ष्मीकांत में भी ये दिया हुआ है, तो थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो लगभग 2 घंटे हम लोगों ने होने वाला है, आप भी धैर्य के साथ सुनते रहे, मैं भी धैर्य के साथ सुनाता रहा, ठीक है। आपको भी धन्यवाद बहुत कुछ इस वीडियो को देखने के लिए, और मुझको लगता है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में आपको एक सही दिशा दे पाऊंगा और सही चीजें आपको मैं सिखा पाऊंगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं।